नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जो सीरीज हम चला रहे थे आईसीआर जीआरएफ एग्रोनॉमी के, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आपका कमेंट सेक्शन में हमें रेस्पॉन्स भी देखने को मिला। और रेस्पॉन्स सभी स्टूडेंट का यही था कि सर जिस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो, हमने फर्स्ट वीडियो जो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करा के जो डाला था उसमें लगभग हमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था और उसमें केवल हम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाए थे। तो जो सभी हमारे व्यूअर्स है, सभी हमारे स्टूडेंट्स है, वो यही बोल रहे थे कि इसी प्रकार से आप कंटिन्यू रखो। तो आज ये हमारा पार्ट 2 है जिसके अंदर हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उनका कंप्लीट हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि और एग्जामिनर जो है, अगर आने वाली एग्जाम में हमारा जो जेआरएफ 2025 है, एसआरएफ 2025 है, उसमें उस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट था, क्या माइंडसेट होगा जब उसने वो क्वेश्चन डिजाइन किया था, वो क्या जानना चाह रहा था उस टॉपिक से, वो भी हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। एक मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। जो हमारा पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, जिसमें जो सुधीर सर ने इसकी बात की थी, सॉइल का ये क्वेश्चन था कि जो इसमें स्टेटमेंट दिया था एक कि वेरिएशन इन एनवायरनमेंट एंड लैंडस्केप लीड्स टू सॉइल इवेल्युएशन रेदर देन सॉइल डेवलपमेंट। तो सुधीर सर ने इसको इनकरेक्ट बताया था, बट जो हमारी रेडियन रेडी जो बुक है उसमें जो सॉइल इन्वायरमेंट जो हमारा चैप्टर दिया गया है, उसमें आई थिंक 144 पेज नंबर पे ये लाइन लिखी हुई है। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको करेक्ट ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट होंगे, जो कि एनटीए ने भी इसको माना था। ओके, नेक्स्ट हम अब बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से हमारे। हमने रिजर्वियर्स की बात की थी, कौन से कितनी कैपेसिटी होती है, कौन सा रिजर्वियर कहाँ पे है। हमने न्यूट्रॉन जो मॉइस्चर मेथड होता है हमारा मॉइस्चर एस्टिमेशन का, वो हमने समझा था। ड्यूटी, डेल्टा, डेप्थ, ये सब कुछ हमने समझा था। उसके बाद में सेलाइन सॉइल, हमारा जो H2SO4 का जो मेथड होता है नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन का, जो एटमॉस्फेयर की फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, उसको हमने अच्छे से समझा था। अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, लिस्ट 1 में हमें दे दी क्रॉप दे दी गई है और लिस्ट 2 में हमें दिए गए हैं हर्बिसाइड, और हमें मैच करना है कि कौन सी क्रॉप में जो है हमारा कौन सा हर्बिसाइड यूज में लिया जाता है। ओके, सो सबसे पहले वीट हमारी क्रॉप है, तो हम सब लोग जानते हैं कि वीट के अंदर जो है कौन सा हर्बिसाइड यूज में लेते हैं, सल्फोसल्फ्यूरोन। देखो वीट के अंदर पहले सबसे पहले हम 2,4-D यूज में लेते थे, मतलब 2,4-D जो है वो प्रोमिनेंटली जो है मेनली जो हमारा ब्रॉड लीफ जो वीड होती है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके अलावा उसके बाद में हम यूज में लेने लगे कौन सा हर्बिसाइड, आइसोप्रोट्यूरोन को ज्यादा हम यूज में लेने लगे। किसके लिए, आइसोप्रोट्यूरोन को हम यूज में लेने लगे जो हमारा फेलेरिस माइनर है, फेलेरिस माइनर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गेहूं का मामा भी बोलते हैं। फेलेरिस माइनर जो इसके साथ क्या शो करता है, जो हम मिमिक्री की बात करते हैं वो मिमिक्री इसके साथ शो करता है, बिल्कुल सेम दिखाई देता है, हमारा ग्रासीय वीड होता है। तो इसे किल करने के लिए हम क्या यूज में लेने लगे, आइसोप्रोट्यूरोन। लेकिन हुआ क्या उसके बाद में, उसके बाद में ये हुआ कि 1991 के अंदर 1991 के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा आइसोप्रोट्यूरोन है उसके अगेंस्ट हमें क्या देखने को मिली, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। मतलब अब अगर हम आइसोप्रोट्यूरोन डाल रहे हैं तो वो फेलेरिस माइनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये किसने ऑब्जर्व किया था, ये ऑब्जर्व किया था हमारे मलिक एंड सिंह। किसने किया था, मलिक एंड सिंह, हमारे दो साइंटिस्ट थे, एचएयू से थे वो, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था 1991 के अंदर। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हमारे कौन से हर्बिसाइड के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, तो हमें देखने को मिला था आइसोप्रोट्यूरोन। कौन से वीड के अंदर देखने को मिला था, फेलेरिस माइनर में देखने को मिला था। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें रेजिस्टेंस जो देखने को मिला था वो किसके अगेंस्ट देखने को मिला था, वो देखने को मिला था हमारे एट्राजिन के अगेंस्ट। और कौन से वीड में देखने को मिला था, सेंसियो वल्गेरिस। कौन से में, सेंसियो वल्गेरिस, याद रखना। सेंसियो वल्गेरिस जो हमारा वीड था उसके अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था सबसे पहले। और कौन से हेर्बिसाइड के अगेंस्ट, एट्राजिन जो हमारा हेर्बिसाइड है जो ट्राई एजिन ग्रुप से बिलोंग करता है उसके अगेंस्ट हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो हमारा वीट के अंदर कौन सा हेर्बिसाइड होगा, सल्फोसल्फ्यूरोन होगा। ठीक है भैया, हो गया। दूसरा सोरगम। सोरगम हम सब लोग जानते हैं कि सोरगम के अंदर कौन सा यूज में लेते हैं, सोरगम में हम यूज में लेते हैं एट्राजिन। या तो एट्राजिन हम यूज में लेंगे या फिर हम लेते हैं यूज में सीमाजिन।
दोनों जो है हमारे ट्राइएजिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया, एट्राजिन, तो हमारा एट्राजिन हो जाएगा। मतलब ए में हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो देखो ए में थर्ड हो गया, तो मतलब ए में फर्स्ट वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया, ए में फोर्थ वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, ए में थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, तो सेकंड या थर्ड में से होगा। बी में फोर्थ, मतलब सोरगम में फोर्थ, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सी में या तो फर्स्ट होगा या सेकंड। तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन में हम क्या यूज में लेते हैं, सोयाबीन में हम यूज में लेते हैं क्विजालफोप पी इथाइल। क्या यूज में लेते हैं, क्विजालफोप पी इथाइल हम यूज में लेते हैं। मेनली जिस भी हेर्बिसाइड में फोप या प्रोप मेंशन होता है, देखो दोस्तों याद कर लो, जिस भी हेर्बिसाइड में फोप या हमारा प्रोप मेंशन होगा वो किससे बिलोंग करता है, फिनोक्सी प्रोपियोनिक एसिड से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है वो, फिनोक्सी प्रोपियोनिक एसिड से ये बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, अच्छी बात है। तो इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है बेटा, ये केवल हमारे जो ग्रासी वीड्स होते हैं उन्हीं को किल करते हैं। किसको किल करते हैं, ओनली जो हमारे ग्रासी वीड्स होंगे उन्हीं को किल करेंगे। और ग्रासी वीड्स हमें पता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पोएसी से बिलोंग करते हैं। इससे बिलोंग करते हैं, पोएसी बोल दो या फिर ग्रेमिनी फैमिली बोल दो, उससे ये बिलोंग करते हैं। केवल उन्हीं को क्विजाल फोप, जिसमें फोप लगाए, जिसमें प्रोप लगाए, चाहे फिर उसके बाद में हम बात कर ले फेनोक्सा प्रोपीथाइल की बात कर ले, या और भी क्लोडिना फोप हो गया हमारा, वो सब किसको किल करते हैं, ओनली ग्रासी वीड को किल करते हैं। तो ये जो सोयाबीन में यूज में लिया जाता है हमारा क्विजाल फोपीथाइल, ये हमारे ग्रासी वीड को किल करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की भी बात कर लेते हैं। जो भी फोप और प्रोप वाले हेर्बिसाइड होते हैं, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दो दो टर्म होते हैं हमारे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एक होता है हमारा मोड ऑफ एक्शन। इन दोनों में भी कई बार आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, या स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया एक तो हमारा, दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा मोड ऑफ एक्शन। देखो दोनों में डिफरेंस होता है। अब कोई भी जो हम हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, अब हर्बिसाइड अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा। या तो फोलियर अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो लीफ से उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में क्या होगा, वो सेल के अंदर जाएगा। अब सेल में जाने के बाद में भी क्या होता है, हर हर्बिसाइड की क्या होती है, एक एक्शन होती है। वो कैसे किल करेगा भाई, जैसे कोई भी हमारा जो, जैसे हम मानते हैं ना, जैसे सीरियल किलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी को मतलब क्या, कोई तो कैसे मार देता है, कोई हमारे सिर पे चोट करके मारता है किसी इंसान को, या फिर कोई कैसे मारता है, सबकी अपनी टेक्निक होती है। उसी प्रकार से जो हमारा हर्बिसाइड होता है उसकी भी एक टेक्निक होती है कि वो से कैसे किल कर रहा है। या तो वो फोटोसिंथेसिस को बंद कर देगा, अगर फोटोसिंथेसिस हमारा स्टॉप हो गया तो होगा हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट किल हो जाएगा। या फिर क्या करेगा, वो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस को बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। या फिर हो सकता है वो लिपिड के सिंथेसिस को स्टॉप कर दे। मतलब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जो हमारा बायोमोलिक्यूल है, जो मेटाबोलाइट है, जो हमारे लिए यूजफुल है, जो प्लांट के लिए यूजफुल है, वो उसको किल करेगा। यही तो करता है ना। तो यहाँ पे जिससे वो किल करता है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जिस मैकेनिज्म से वो किल करता है, या तो वो फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर रहा है, तो वो क्या हो गया, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। हम बात करते हैं जैसे अगर सिमाजीन एट्राजिन की बात करें, तो ये क्या करते हैं, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर हमारा जो पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं, जो हमारा एटीपी का सिंथेसिस होता है, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। उस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना हमारा, उसको ये रोक देता है। कहाँ पे, वो भी फोटो सिस्टम सेकंड में। फोटो सिस्टम जब सेकंड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे, उसी को ब्रेक कर देता है ये कौन, जो हमारा एट्राजिन है। तो वो क्या हो गई, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। उसी प्रकार से मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन से लेके उसके किल होने तक का कंप्लीट जो प्रोसेस है, जो ब्रॉड टर्म हम बोल सकते हैं, वो है उसका मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन, कैसे उसने एब्जॉर्ब किया, किस प्रकार से हमारे हेर्बिसाइड का ट्रांसलोकेशन हुआ, किस प्रकार से जो है वो हमारी साइट तक पहुंचा जहां पे उसको किल करना है, जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। और जिससे वो किल करता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है हमारी, जो फोप और प्रोप वाले हेर्बिसाइड होते हैं, उनकी होती है कि ये किसको इनिबिट कर देते हैं, ये हमारे लिपिड का जो सिंथेसिस होता है ना, उसको स्टॉप करते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है एसीसी, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज जो होता है हमारा, उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं।
तो क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि कौन सा जो हमारे हेर्बिसाइड है वो एसीसी इनहिबिटर है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स है, तो वो हमारे फोप और प्रोप वाले हेर्बिसाइड जो है वो एसीसी इनहिबिटर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुगरकेन जो है हमारा उसके अंदर कौन सा, अब देखो अगर डी में सी में क्या होगा हमारा, सी में अगर फर्स्ट होगा तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, और डी में क्या होगा सेकंड, मतलब सुगरकेन जो है उसके अंदर हम क्या यूज में लेते हैं, हेलो सल्फ्यूरोन मिथाइल। हेलो सल्फ्यूरोन मिथाइल कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सल्फोसल्फ्यूरोन जो हमारा ग्रुप होता है जिससे बिलोंग करता है सल्फोसल्फ्यूरोन, उसी ग्रुप से हमारा जो है हेलो सल्फ्यूरोन बिलोंग करता है। और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है वो क्या होती है कि ये जो हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है हमारा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर AHAS और ALS, ये AHAS और ALS इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, ये दो हमारे एंजाइम होते हैं जो कि क्या सिंथेस करते हैं, अमाइनो एसिड सिंथेस करते हैं। कौन सी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं ये जो हमारी ब्रांच्ड चेन जो अमाइनो एसिड होती है ना, ब्रांच्ड चेन जो हमारी, जिसमें ब्रांच्ड चेन हम अमाइनो एसिड होता है ना, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये हमारे जो भी सल्फ्यूरोन वाले जो भी हमारे हेर्बिसाइड है ना, सल्फ्यूरोन ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं वो हमारे ब्रांच चेन वाली जो हमारी अमाइनो एसिड है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। और उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए किसको रोकते हैं, ALS और AHAS इनहिबिटर्स की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा ग्लाइफोसेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइफोसेट क्या करता है, ईपीएसपी, ईपीएसपी जो सिंथेसिस होता है हमारा, ये भी एक एंजाइम ही होता है जो हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये ईपीएसपी के जो है ना सिंथेसिस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। इसी प्रकार से सभी जो हमारे हेर्बिसाइड है उनका किसी ना किसी प्रकार से जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, तो वो आप जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो अगर आपने अभी तक याद नहीं किया। ग्लाइफोसेट हो गया, पैराक्वाट की इंपॉर्टेंट है। पैराक्वाट की क्या होती है, पैराक्वाट जो होता है हमारा वो किसको करता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डाइवर्ट करता है। किसके अंदर, फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर। कौन, हमारा पैराक्वाट और डाइक्वाट हो गए, वो दोनों उसके अंदर करते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमने बात की ईपीएसपी हो गया हमारा ग्लाइफोसेट का, वो इंपॉर्टेंट है। जो हमारे सल्फ्यूरोन वाले जितने भी हमारे हेर्बिसाइड्स है उनकी क्या होती है हमारी, जैसे ALS और AHAS इनहिबिटर्स हो गए हमारे। उसी प्रकार से फोप और प्रोप वाले हो गए हमारे हेर्बिसाइड, उनकी क्या होती है हमारी, जैसे ACC इनहिबिटर्स हो गए जो कि फाइनली किसका करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। ओके, जैसे हमारा पेंडिमेथालिन है, पेंडिमेथालिन क्या है, हमें पता है कि प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड है। तो वो कैसे किल करता है, वो किल करता है जो हमारे माइक्रोट्यूबुल्स है, जो हमारा जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे जो माइक्रोट्यूबुल्स बनते हैं, तो वो वहीं पे जब हमारा स्टार्टिंग के अंदर प्री इमरजेंस है तो जब हमारा वीड ग्रो ही करेगा तो उसी टाइम पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके अंदर जो है कंप्लीटली सेल डिवीजन नहीं होगा। और सेल डिवीजन नहीं होने देगा तो हमारे उस प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी, प्लांट मतलब वीड की ग्रोथ नहीं होगी, और वीड की ग्रोथ नहीं होगी तो फाइनली हमारा वीड क्या होगा, किल हो जाएगा। ओके, तो ये आप बेटा जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया के अंदर EID पेरी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस सिंगल सुपर फॉस्फेट बाय ट्रीटिंग फ्रेश बोन मील विद एस्टोएसोफोर इन द ईयर। मतलब ये पूछना चाह रहा है, इसने ये डिटेल दे दी हमको कि इंडिया के अंदर जो है जो सबसे पहले SSP का प्रोडक्शन किया था वो किसने किया था, कौन सी कंपनी ने किया था, EID पेरी लिमिटेड। EID मतलब ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज, फुल फॉर्म क्या इसकी, ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज ने किया था। और कब किया था, ये ईयर जानना चाह रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है, अगर ईस्ट इंडिया की बात हो रही है तो उस टाइम पे जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे। और हमें पता है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश की कंपनी आई थी जिसने कंप्लीटली जो है हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया था, तो उससे रिलेटेड है। तो इसका मतलब उसी टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। और ये जो तीनों ऑप्शन है वो भी क्या है, आसपास में है, 1904, 1905, 1906 और 1907। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा 1906। 1906 के अंदर जो है हमारी ईस्ट इंडिया जो डिस्टिलरीज पेरी लिमिटेड जो कंपनी है उसने सबसे पहले इंडिया में SSP का कॉमर्शियली प्रोडक्शन किया था। और उन्होंने कहाँ पे लगाया था प्लांट, तमिलनाडु, याद रखना सबसे पहले कहाँ पे लगाया था उन्होंने, तमिलनाडु में जो है उन्होंने अपना प्लांट लगाया था प्रोडक्शन का। क्लियर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे
कि एसएसपी क्या है, एक तो सिंगल सुपर फॉस्फेट, हमारा एसएसपी क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो एसएसपी में हम ये जान लेते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है। तो एसएसपी के लिए याद करने के लिए सीधी सी ट्रिक याद रखो, अगर आपको अभी तक भी कंफ्यूज होता है कि इसमें सल्फर कितना होता है, फॉस्फोरस कितना होता है, कैल्शियम, तो एसएसपी का एसपी का एसएसपी, एसपी का एसएसपी, ऐसे याद रखो, एसपी का एसएसपी, ठीक है। तो सल्फर कितना होगा, 12-16% और ये 19%, ऐसे याद रखो, ठीक है, आपको याद रहेगा एसपी का एसएसपी। तो एसपी का एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर कितना होता है, 12%, फॉस्फोरस कितना होता है हमारा 16%, कैल्शियम कितना होगा 19%। तो ये हो गया हमारा एसपी का एसएसपी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि बन कैसे रहा है, बन कैसे रहा है एसएसपी, बाय ट्रीटिंग फ्रेश बोन मील। क्या होता है ये फ्रेश बोन मील, बोन का मतलब तो समझते हो आप, क्या होगा, हमारी हड्डियां होगी, ठीक है। फ्रेश, फ्रेश का मतलब है, अभी समझते हैं, मील मतलब जो भी हमारी कैटल्स हो गया, जो भी हमारा लाइव स्टॉक होता है, उनकी जो हड्डियां होती है, उनका क्या करते हैं, उनको मतलब गर्म करके, उनको स्टीम करके, उसके बाद में उसका चूरन बनाया जाता है, उसको मतलब पीस लिया जाता है, क्रश किया जाता है, और क्रश करने के बाद में उसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, H2SO4 से। जब H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, एसएसपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। इसके अलावा सबसे पहला एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज द फर्स्ट फर्टिलाइजर जिसको प्रोड्यूस किया गया पूरे वर्ल्ड में, जो है ना, सबसे पहले किसको प्रोड्यूस किया गया, तो सबसे पहले एसएसपी ही हमारा फर्टिलाइजर था जिसको बनाया गया था। और कहां पे बनाया था, 1842 में किसने बनाया था। अभी हम कंप्लीट जो है इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। जो हमारे जेबी लेविस जो एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने की, जो हमारे गिलबर्ट एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलके रोथाम स्टेट जो हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भी एक स्टार्ट किया था यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1834 के अंदर। और 1842 में उन्होंने सबसे पहले जो एसएसपी को बनाने का जो हमारा प्रोसेस होता है ना, किससे बनाया था उन्होंने, उन्होंने रॉक फॉस्फेट की रिएक्शन करवाई थी, किससे, H2SO4 से। और उसके बाद में क्या बनाता, एसएसपी बनाता, और उन्होंने इसको क्या करा लिया था, पेटेंट करा लिया था, कब, 1842 के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्लियर। इसके अलावा भी हम कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं और आ सकते हैं, उनको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लेबिक की। आप सब लोग जानते हैं लेबिक का एक बड़ा नाम है, अगर हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो लेबिक ने जो है, हमारे पता है कि लॉ ऑफ मिनिमम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस टाइम पे उन्होंने बताया था। और उसमें ये भी बोला जाता है कि जो जस्टिस वॉन लेबिक ने दिया था, उससे पहले स्प्रेंजल ने ये मतलब जो नियम है वो बता दिया था, लेकिन वो उतना इसको वर्ल्ड वाइड जो है फेमस नहीं कर पाए। और आप भी जानते हैं कि जिसने फेमस कर दिया एक बार तो नाम तो उसी का हो जाएगा, वो फिर पीछे की कहानी कोई भी नहीं जानना चाहता कि यार असली में काम किसने किया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे लेबिक है, इन्होंने क्या किया था, हमारे इनको फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के नाम से भी हम जानते हैं इनको, और जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम भी इन्होंने दिया था। क्लियर। आगे ऑर्थर यंग जो है, जिनकी जिन्होंने सबसे पहले पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन आता है हमारा कि सबसे पहले पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, पोर्ट कल्चर एक्सपेरिमेंट कौन से जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था। क्योंकि आज तो हम जान रहे हैं कि फील्ड में भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट उस टाइम पे क्या ऐसे पोर्ट के अंदर जो है हम लगा के और अलग अलग डोज डाल के, मेन्यू डाल के हम ये चेक कर सकते हैं किसकी yield ज्यादा आ रही है। उस टाइम पे नहीं था इतना नॉलेज, उन्होंने अलग अलग मटेरियल लिए थे, जैसे पोल्ट्री डंग लिया, नाइट्राइड नाइटर लिया, गन पाउडर लिया, गन पाउडर लिया, तो ये सब प्रोडक्ट लेके उन्होंने चेक किया था कि किसमें ज्यादा इल्ड आ रही है। तो आज तो हमारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट उन्होंने ये सब जो है कब बताया था, 1741 से लेके 1820 एनो डोमेन में बताया था। क्लियर। और उन्होंने जो अपना वर्क है वो किस में पब्लिश किया था, एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर की एक नाम से उन्होंने बुक पब्लिश की थी। और हम बोल सकते हैं कितनी वॉल्यूम में किया था, 46 वॉल्यूम में उन्होंने पब्लिश किया था। ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है कि ऑर्थर यंग ने कहां पब्लिश किया था, एक तो एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर में किया था, कितनी वॉल्यूम में किया था, 46 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया था। आप ये भी याद कर लेना। लेविस हम बात कर रहे हैं, और गिलबर्ट जो हमारे दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लॉन्ग टर्म मतलब एक बहुत आगे का सोचकर, इन्होंने ये सोचकर कि आज अगर मैं किसी सोइल को मैं मेंटेन कर रहा हूं ऑर्गेनिकली, या फिर कोई फर्टिलाइजर डाल रहा हूं, तो 100 साल बाद में क्या इफेक्ट होगा। तो लॉन्ग टर्म जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था पूरे, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो रोथाम स्टेट में हुआ था, कब, 1834 के अंदर हुआ था। और किसने किया था वो,
वो किया था लेविस और गिलबर्ट ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आज भी एक क्वेश्चन आता है कि जो ओल्डेस्ट परमानेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो रोथाम स्टेट यूनाइटेड किंगडम में ही लोकेटेड है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में ओल्डेस्ट मेमोरियल ट्रायल जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो वहां पे इंडिया में 4-5 लोकेशन पे और भी किए थे, कोयम्बटूर हो गया, हमारा कानपुर हो गया, और भी जगह किए थे। लेकिन जो सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है हमारा कानपुर यूपी के अंदर। कानपुर यूपी में किया गया था सबसे ओल्डेस्ट मेन्योरियल ट्रायल। मतलब ओल्डेस्ट मेन्योरियल हम बोल सकते हैं कि जहां पे हमारा फर्टिलाइजर का या मेन्योर्स जो है यूज करने का जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। तो आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट जो हम लेविस की जो बात कर रहे थे साइंटिस्ट की, जिन्होंने अपना जो है 1842 के अंदर क्या पेटेंट करवाया था, जो हमारा प्रोसेस है जिससे कि उन्होंने एसएसपी का फॉर्मेशन किया था, किससे किया था, जो रॉक फॉस्फेट है उसको ट्रीट करके, किससे ट्रीट करके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करके उन्होंने एसएसपी बनाया था। उस प्रोसेस को उन्होंने क्या किया था, पेटेंट करवा लिया था। नेक्स्ट जो कि हम सब जानते हैं और बहुत ही हार्मफुल हम बोल सकते हैं, अगर इसकी हम बात करें, राइस की बात करें, जो जिंक की डेफिशिएंसी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा राइस के अंदर खेरा जो डिजीज है वो होती है, डिजीज या डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा था, जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा था। और उसको किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, वाईएल नेने थे, एक वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जो कि एक जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, जो हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर, उसी के अंदर ये साइंटिस्ट थे वहां पे। और वहीं पे काम करते हुए इन्होंने क्या पता लगाया था कि जो ये खेरा डिजीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। तो ये भी एक अपने आप में क्या थी, उस टाइम पे बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और ये डिस्कवरी के बाद में जब जिंक एप्लीकेशन किया फार्मर्स ने, अभी भी रिकमेंड करते हैं कि 25 kg जो है हमारा, 25 kg जो है जिंक सल्फेट जो है वो हम अप्लाई करें पर हेक्टेयर। ओके, या फिर 0.5% जो है जिंक का हम स्प्रे करें। ठीक है, ये अभी भी रिकमेंड किया जाता है ताकि जिंक की डेफिशिएंसी ना आए हमारी राइस क्रॉप के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेराइटी का है। तो वेराइटी क्या है, पूसा किरण इज ए वेराइटी ऑफ। अब देखो यार, वेराइटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो वेराइटी तो एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब सच में वेराइटी, चाहे हम हॉर्टिकल्चर में बात करें चाहे एग्रोनॉमी में बात करें, कहीं पे भी। अब हम कुछ वेराइटी याद रख सकते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज हमने याद कर ली, अच्छी बात है। जो आपने याद की अगर वो एग्जाम में आ गई तो ये आपकी, मतलब हम बोल सकते हैं वो तो किस्मत का खेल है। अगर आपने याद की वो एग्जाम में आ गई, आप उसको करेक्ट कर दोगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब अगर हमारा पास ऑप्शन हो, मतलब आइडिया लगा के, एक थोड़ा बहुत दिमाग लगा कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, ऐसे हम कोशिश करके, ठीक है। बट फिर भी कंप्लीट हम वेराइटीज को याद नहीं कर सकते, मतलब ये तो वो है कि आपका ठीक हो सकता है अगर आपने पढ़ ली है तो, और नहीं पढ़ी है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी, यार 100-200 वैरायटी थोड़ी आप याद रखोगे। 24 के पेपर में पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम जो है 5 से 7 क्वेश्चन, आई थिंक ज्यादा ही जो क्वेश्चन है हमारे वो वेराइटी के आगे लगभग नहीं आते हैं, लगभग नहीं आते हैं, सच में नहीं आते हैं। आप केवल जो है कोई भी जो क्रॉप है हमारी, उसकी हम केवल इंपॉर्टेंट वेराइटीज को याद रख सकते हैं यार। यार 100-100 200-200 वेराइटीज को याद रख सकता है क्या, मतलब ये सोचने वाली बात है, सिर्फ सिंपल सी बात है, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई रख रहा है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो उतनी एनर्जी हम किसी कंसेप्ट को दूसरे को समझने में लगाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगी। और कल को अगर हम एज ए साइंटिस्ट भी देखें, यार क्या यूजफुल है इसका वेराइटी याद रखने का, रटने वाली चीज है ना, साइंस में क्या यूज है, हम देख के भी बता सकते हैं। जिस लोकेशन पे आप काम करोगे, जहाँ रिसर्च करोगे, आपको वहां की वेराइटी पता होनी चाहिए कि कौन सी की इल्ड जो है वो ज्यादा आ रही है, ठीक है। बट कोई नहीं, आ जाता है कभी कभी, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया कि मेरे को तो वेराइटी से पूछ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जो किरण जो हमारे पूछी गई थी, ये जो हमारी वेराइटी है वो व्हीट क्रॉप की होती है। और जिस भी वेराइटी के आगे पूसा लिखा हुआ है, जिस भी वेराइटी के आगे पूसा लिखा हुआ है, मतलब कहाँ से रिलीज की गई है वो, IARI जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां से रिलीज की जाती है। क्लियर, ओके। उसके अलावा HD अगर मेंशन है तो भी हमारी वेराइटी, अगर वीट के केस में, अगर वीट के केस में हम बात करें, अगर HD अगर वेराइटी किसी के आगे अगर मेंशन है तो इसका मतलब भी वो कहाँ से रिलीज की गई है, IARI से रिलीज की गई है। ओके, क्लियर। तो ये हमारी वीट की वैरायटी थी। उसके अलावा भी हम कुछ और हम वीट की वैरायटीज की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब यार नेक्स्ट हम बात करते हैं वैरायटीज की जो इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि जब वीट की अगर हम बात करते हैं, हमें पता है कि जो डुआर्फ जो वेराइटीज है, सेमी डुआर्फ जो वेराइटीज है, वो इंडिया में इंपोर्ट हुई थी हमारी उस टाइम पे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। जो हमारे नॉर्मन बाल लोग हैं, उन्होंने जो मेक्सिको के अंदर जो भी वेराइटीज
जो डेवलप की थी, उसके बाद में इंडिया के अंदर जो है वो वेराइटीज हम लेके आए, और वहां से जो है एक ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ। क्योंकि पहले जो हमारी हाइट थी वो वीट की बहुत ज्यादा होती थी, मतलब मैं अगर यहाँ पे हूँ तो आप मान सकते हो कि ऐसे हमारा 5-5 फीट तक जो है वीट की हाइट आती थी। तो उससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन नहीं आता था, वो लॉजिंग हो जाती थी उसकी, ठीक है। लॉजिंग होने की वजह से अगर एक बार गिर गया, लॉजिंग हो गई हमारी वीट क्रॉप की, तो उससे क्या होगा, हमें इल्ड नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सेमी ड्वार्फ वेराइटीज आई जिनकी हाइट कम होने लगी, फिर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज आई। तो हम यहाँ पे समझेंगे, तो उसमें जो हमारा जीन था जो कहीं कहीं पे मेंशन होता है ना, जैसे नोरिन 10, एक्चुअली नोरिन 10 वेराइटी थी, उसके अंदर जीन नहीं था। जो हमारा इसके ड्वार्फिज्म के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है वो हम बोल सकते हैं क्या होता है इसके अंदर, RST1 एंड RST2, ये हमारे जीन थे। एक्चुअली जीन क्या है, बहुत छोटी यूनिट होती है ना अगर हम बात करें तो, इसलिए लोग मोस्टली जो है नोरिन 10 वेराइटी का यूज में मतलब बोल देते हैं, बट जबकि नोरिन 10 जो है वो तो एक जापानिक वेराइटी थी बोल सकते हैं, जो उन्होंने डेवलप की थी, ठीक है। तो RST1 और RST2 जो थे वो हमारे जीन थे जो किसकी ड्वार्फिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। उनको एक्सट्रैक्ट किया और उनको जो जो लोकल वेराइटीज थी उनके साथ ब्रीड किया गया, उनके साथ ब्रीड करके जो वेराइटीज तैयार की गई, ठीक है। तो सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज कौन कौन सी थी जिसमें केवल सिंगल जीन डाला गया था, वो वाली हमारी ड्वार्फ वेराइटीज थी सोनालिका, लर्मा रोजा 64A। ये आप जरूर याद रख लेना कि कौन सी हमारी सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज थी। डबल जीन की अगर हम बात करते हैं, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज कौन कौन सी है हमारी, वो है कल्याण सोना, सोनारा 64, छोटी लर्मा, और जिसको एक हो गया हमारा SD 2009 अर्जुन भी जिसको बोलते हैं, जनक, सरबती सोनारा, और SD 2329, ठीक है। मैं एक और चीज यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, जो HD 2009 है जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, अर्जुन नाम से जानते हैं। ये जो हमारी वेराइटी है वो 2,4-D सेंसिटिव है। क्या है वो, 2,4-D जो हमारा अर्बिसाइड है उसके सेंसिटिव है। मतलब अगर हमने SD 2009 के अंदर अगर 2,4-D अप्लाई कर दिया तो वो हमारी क्रॉप को क्या कर देगी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी। तो 2,4-D सेंसिटिव वेराइटी कौन सी होती है हमारी, SD 2009 और अर्जुन होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो हमारी रस्ट की प्रॉब्लम होती है, तो जो छोटी लर्मा जो हमारी वेराइटी है वीट की, वो तीनों जो हमारी रस्ट है ना, कौन कौन सी रस्ट होती है, जो येलो रस्ट हो गई हमारी, जो ब्राउन रस्ट हो गई, जो ब्लैक रस्ट हो गई, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन और येलो रस्ट, तीनों रस्ट के अगेंस्ट अगर कोई रेजिस्टेंट वेराइटी है तो वो कौन सी होगी, हमारी छोटी लर्मा होगी। नेक्स्ट ट्रिपल जीन अगर हम बात करते हैं, 3 जीन वाली जो डॉर्फ वेराइटीज तैयार की थी, हीरा, मोती, लाल बहादुर। देखो हीरा, मोती और लाल बहादुर, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक टोल वेराइटी की बात करते हैं, C 306। एक C 306 की वेराइटी और मैं बता दूं, ये जो C 306 है ना, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, अगर यही वेराइटी अगर वहां पे मेंशन हो कि कौन सी जो हमारी वेराइटी है वो चपाती बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, तो C 306 जो है ना वो सबसे बेस्ट है। घर पे भी अगर नहीं पता हो तो घर पे घर वालों को बता देना कि अब की बार जो है C 306 लेके आना घर पे, जो खाने के लिए लगाने के लिए, अगर आप अगर खुद अगर आप खेती करते हो तो आप उनको जरूर बोलना कि इस बार C 306 लगा के देखना, और उसके एक बार चपाती जरूर खाना, और खा के फिर कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम म्यूटेंट क्या होता है, म्यूटेशन हम करते हैं कोई भी म्यूटेशन के थ्रू जो है हम नई वेराइटी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सरबती एक तो सोनारा थी, उसे सोनारा 64 बनाई गई थी, और एक जो हमारी पूसा लर्मा थी, ठीक है, वो बनाई गई थी किससे, लर्मा रोजा 64A से, ठीक है। और ये बाय MS स्वामीनाथन जी, जो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया जिनको जाना जाता है, ठीक है, और जिनको फिलहाल अभी हाल ही में जो है भारत रत्न से जिनको नवाजा गया था, उन्होंने जो है ये वेराइटी बनाई थी, कौन सी, सोनारा 64 से हमारी सरबती सोनारा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो सरबती सोनारा है वो किससे बनाई गई थी, तो वो सोनारा 64 से बनाई गई थी, और पूसा लर्मा बनाई गई थी लर्मा रोजा 64A से। तो ये कुछ वेराइटीज है इंपॉर्टेंट अगर हम वीट की बात करें। अगर एग्जामिनर इस बार अगर क्वेश्चन देता है तो इन्हीं वेराइटी से देगा तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। हाँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज। अब ये सवाल तो आता ना हमारे कि अभी जो है हमारी कौन कौन सी जो वेराइटीज है, ठीक है, अभी कौन कौन सी जो हमारी वेराइटीज है वो ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनको जिनसे ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिल रहा है और जिनको ज्यादा फार्मर ग्रो कर रहा है, तो वो कौन कौन सी वेराइटीज है हमारी। एक है हमारी HD 3226, HD 3226, इसको इस नाम से भी जानते हैं, पूसा यशस्वी के नाम से भी। तो क्वेश्चन आ सकता है इनका अल्टरनेट याद रखना, HD 3226 को हम क्या बोलते हैं, पूसा यशस्वी बोलते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है
कि HD3086 ये भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसको आजकल जो है फार्मर ग्रो कर रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है? पूसा गौतमी है। ये भी आप याद रखना, पूसा गौतमी। पूसा गौतमी का दूसरा नाम क्या है? HD3086। एक है हमारी HD2967। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, मतलब बहुत ज्यादा इसको ग्रो किया। लेकिन अभी जो है ये जो वेराइटी है ना हमारी, वो सेंसिटिव हो चुकी है। किसके अगेंस्ट? जो हमारी येलो रस्ट होती है ना, येलो रस्ट, उस येलो रस्ट के अगेंस्ट सेंसिटिव है। तो इसलिए HD2967 को है वो ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं फार्मर्स आजकल। एक हमारी PBW343। कौन सी वेराइटी? PBW 343। ये जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वहां से ये वेराइटी निकाली गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसको अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा के रीजन की, अगर हम बात करते हैं वहां पे अच्छे एरिया में ग्रो किया जाता है। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर मैनेजमेंट से। देखो वाटर मैनेजमेंट का ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। और अगर इरिगेशन मैनेजमेंट से अगर हम बात करें तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। 1 क्यूमेक डे इज इक्वल्स टू, देखो 1 क्यूमेक डे को वो कन्वर्ट करा रहा है किसमें? हेक्टेयर सेंटीमीटर या हेक्टेयर मीटर में वो कन्वर्ट करा रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्यूमेक क्या होता है। देखो अगर हम बात करते हैं ना वाटर मेजरमेंट की, तो दो तरीके से हम वाटर मेजरमेंट करते हैं। या तो वाटर का क्या हम मेजर करेंगे, या तो हम वाटर को मेजर करेंगे जो फ्लो कर रहा है, या तो जो फ्लो कर रहा है, या फिर हम वाटर को मेजर करते हैं जो एक जगह रुका हुआ है। दो ही तरीके से मेजर करते हैं। या तो पानी एक जगह रुका हुआ है, रुका हुआ कहाँ पे होता है? हमारा पॉन्ड हो गया, कोई भी रिजर्वियर्स हो गए, हमारे डैम की बात करें, ठीक है, तो उसमें मेजर कैसे करते हैं? वहां पे तो पानी क्या है हमारा, एक जगह रुका हुआ है। तो जहां रुका हुआ होता है वहां पे हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। क्लियर? या फिर हम मेजर करेंगे किसके अंदर? इसी की अलग अलग यूनिट बना ली हमने, ठीक है। या तो मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, या हम करते हैं TMC में मेजर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया हमारा? TMC हो गया एक हमारा, ठीक है। और इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे TMC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी 10⁹, मतलब ट्रिलियन जो है हम बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर इसको बोल देते हैं। क्लियर? या फिर जब फ्लो हो रहा है हमारा वाटर तो हम किस में मेजर करेंगे? अगर फ्लो कर रहा है हमारा वाटर तो हम मेजर करेंगे लीटर पर सेकंड में करेंगे। या तो भाई कितना लीटर पर सेकंड जो है हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर हम मेजर करते हैं यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर मेजर करेंगे कि कितना मीटर क्यूब जो है वो वाटर हमारा फ्लो कर रहा है पर सेकंड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है दो तरीके से हम वाटर को मेजर करते हैं। तो हमें ये यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? क्यूमेक पूछा है। तो क्यूमेक का मतलब क्या होता है? एक क्यूमेक का मतलब, देखो क्यूमेक शॉर्ट फॉर्म है। एक क्यूमेक का मतलब है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में अगर हमारी कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है मान लीजिए, और इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितनी है? वो है 1 मीटर क्यूब। क्लियर? तो मतलब इससे जो है 1 मीटर क्यूब जो वाटर है मेरा पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। क्लियर? उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 क्यूमेक बोलते हैं। उसी प्रकार से एक होता है हमारा क्यूसेक। 1 क्यूसेक, क्यूसेक जो है फीट के लिए यूज में लेते हैं। तो क्यूसेक का मतलब क्या हो गया हमारा? क्यूसेक का मतलब क्या होगा? 1 फीट क्यूब, 1 फीट क्यूब पर सेकेंड। क्या होगा? 1 फीट क्यूब पर सेकेंड। 1 क्यूमेक का तो होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 क्यूसेक का होता है 1 फीट क्यूब वाटर जो है वो पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं ना इसको, तो 1 मीटर क्यूब में हमें पता है कि 1000 लीटर है, तो 1 क्यूमेक को हम ये भी बोल सकते हैं 1000 लीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर हम क्यूसेक को भी अगर कन्वर्ट करें कि क्यूसेक को भी लीटर में कन्वर्ट करें, तो क्यूसेक को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्यूसेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28.3 लीटर पर सेकेंड। हम बोल सकते हैं 28.3 लीटर पर सेकेंड। तो कई बार ये एक और रिलेशन आता है, क्यूमेक और क्यूसेक में क्या रिलेशनशिप है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आप ये भी नोट डाउन कर लो कि 1 क्यूमेक इज इक्वल्स टू 35.41 क्यूसेक। मतलब एक क्यूमेक का मतलब, क्योंकि आपको पता है कि क्यूसेक जो है उसमें केवल 1 फीट क्यूब आ रहा है, उसमें 28.3 लीटर पर सेकंड आ रहा है। अगर हम 28.3 को 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? 35.41 आएगी। तो मतलब एक क्यूमेक में कितना क्यूसेक आ सकता है? 35.41 क्यूसेक आ सकता है। तो ये भी आप रिलेशनशिप याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 क्यूमेक डे को जो है
हमें हेक्टेयर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बोले डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बोले क्या कर सकते हैं, बोले मुझे 1 क्यूमेक का मतलब एक चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में कर रहा है 1 मीटर क्यूब। और मेरे को पता क्या लगाना है, 1 डे में पता लगाना है, एक दिन में पता लगाना है ना, 1 डे, 1 क्यूमेक डे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक दिन में कितनी सेकंड है, अगर उसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो कर सकता हूँ। तो एक दिन में कितनी सेकंड होती है, उससे पहले हम जान लेते हैं कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक घंटे में कितनी मिनट होती है, एक घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट हो गई। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो ये जो सेकंड है हमारी वो एक दिन में हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब है, तो इतनी सेकंड में कितना मीटर क्यूब होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 60 इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितनी आएगी हमारी वैल्यू, करके देख लेते हैं हम अभी कितनी वैल्यू आएगी। अभी कैलकुलेट करते हैं हम, 24 इंटू 60 86400, 86400 मीटर क्यूब, क्लियर। मतलब ये तो मीटर क्यूब में वैल्यू आई है हमारी, ये जो वैल्यू आई है ये किस में आई है, ये 160 16400 मीटर क्यूब, ये तो मीटर क्यूब में आई है। लेकिन हमें किस में निकालना है, या तो हेक्टेयर मीटर में निकालना है या हेक्टेयर सेंटीमीटर में निकालना है, क्लियर। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है, मैंने पहले भी बताया था कि 1 हेक्टेयर जो हमारा मीटर होता है, ठीक है, उसमें 10⁴ होता है। अगर हम बात करें मीटर क्यूब, देखो रिलेशनशिप डायरेक्ट याद रखो। अब तो कैसे कैलकुलेट होता है वो पिछले वीडियो में बताया था। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर के अंदर कितना होता है हमारा, 100 मीटर क्यूब होता है। और 1 हेक्टेयर जो होता है हमारा, जो होता है उसमें होता है हमारा 10 मीटर क्यूब। और लीटर में भी बोल सकते हैं हम इसी को, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट याद रखो यार। में क्या होगा 10, 100 और 10⁴। और लीटर में क्या होगा, इसी के क्या हो 10⁴, 10 कितना हो जाएगा हमारा 5, और 10⁷ हो जाएगा, क्योंकि हमें 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो मीटर क्यूब है, अगर मीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मान लो हेक्टेयर मीटर में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने से डिवाइड करना पड़ेगा 10⁴ से। तो इसको मैं 10⁴ से डिवाइड करता हूँ, 86400 डिवाइड बाय 10⁴ मतलब 4 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 जीरो से ये पॉइंट आ गया, मतलब ये वैल्यू आ गई 8.64 हेक्टेयर मीटर। चलो हेक्टेयर मीटर में तो मैंने निकाल लिया, अब मैं सेंटीमीटर में भी निकालूंगा। तो सेंटीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, अगर 86 इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 864 हेक्टेयर सेंटीमीटर में अगर आता तो ये वैल्यू आती, क्लियर। नेक्स्ट अगर में भी आता ऑप्शन में, अगर में भी आ सकता है तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ता, तो मैं 10 से डिवाइड करता तो आता मेरा आंसर 8640 हेक्टेयर अब आंसर मैच कर लेते हैं हम। 8.64 तो आ रहा है, लेकिन हेक्टेयर सेंटीमीटर लिखा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। 8.64 हेक्टेयर मीटर, ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 12.64 वाला तो इनकरेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बताऊं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है, एक रिलेशनशिप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिलेशनशिप क्या है हमारी, एक रिलेशन ध्यान रखना कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इससे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ध्यान रखना। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब में, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में, इनटू डेप्थ, डेप्थ किसमें, मीटर में। अगर आप ये रिलेशन लगा के अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो मैं बोलता हूं कि इरिगेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो आपको लगता है कि मैंने मेरी फील्ड के अंदर जो है इतना वाटर अप्लाई कर दिया, इतने दिन के लिए इरिगेशन किया, उससे कितनी डेप्थ तक वो होगा, कन्वर्ट करो हमेशा यार। आपको पता है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर से अब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, बस लीटर से आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आप हेक्टेयर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो किसी भी यूनिट में दे, क्या फर्क पड़ता है एग्जामिनर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तरीका, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
उसी से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, कितना वाटर अप्लाई हुआ। आप ये भी निकाल सकते हो कितना एरिया के अंदर इरिगेट किया। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अपॉन डेप्थ कर दो। आप डेप्थ भी निकाल सकते हो वॉल्यूम बटा एरिया डिवाइड करके। सिंपल सा रिलेशनशिप है, इसको आप अच्छे से समझो और अच्छे से याद रखो। क्लियर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डेट ऑफ समर सोलिस्टिस सोलिस्टिस समर सोलिस्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है क्या, नहीं ठीक है। साउदर्न जो हमारा हेमिस्फीयर है उसके अंदर समर सोलिस्टिस जो है वो कब देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले तो समझते हैं ये जो सोलिस्टिस और हमारा इक्विनॉक्स का कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या मसला है। देखो अगर हम बात करें, सिंपल सा कंसेप्ट है। हम ये देखते हैं कि जब हमारी समर सीजन होता है, गर्मियां चलती है, तो उस टाइम पे हमारे दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी आती है तो सर्दियों के अंदर दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो ये क्यों हो रहा है, इसी कंसेप्ट ये हो रहा है क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो हमारा जो भाई साहब हमारे सूरज भगवान है, तो सूरज, सॉरी भाई साहब, सूरज भगवान के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, हमारी जो अर्थ है वो सूरज भगवान के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और हमें पता है कि जो चक्कर जो लगा रही है, हम बात करते हैं कि ऑर्बिट में बिल्कुल जो है ऐसे ऑर्बिट होता है, बट ऐसे नहीं होता है। वो ऑर्बिट थोड़ा एलिप्टिकल होता है और हमारी अर्थ भी सीधी नहीं है। हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री जो एंगल है उस पे जो है, हम कंप्लीटली जैसे कोई भी डायग्राम बनाते हैं उसमें हमेशा नहीं बनाते ये, लेकिन 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है इसके अंदर। उस टिल्ट की वजह से जो है ये चेंज हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अलग अलग टाइम पे होता है। इस जब आप हम अभी देख पा रहे हैं जो डायग्राम देख पा रहे हैं उसमें हम समझेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया जो है हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया साउथ का, उसका भी मैं बताऊंगा कि साउथ का क्या होगा। तो हम आज की डेट से बात करते हैं। अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज हमारी डेट हो चुकी है 19 मई, ठीक है। तो हम अभी कहाँ पे इसके अंदर देखते हैं, ये हमारा सितंबर हो गया, मई कहाँ पे आ रहा है, तो ये सितंबर, मई आ रहा है हमारा, मार्च के बाद आएगा अपना जून। तो मई आ रहा है मेरा कहीं ना कहीं यहीं पे, हम ऐसे बोल सकते हैं। मई के बाद आएगा अपना जून आएगा, ठीक है। जून के बाद अपना जुलाई आएगा। तो मैं कहीं कहीं ना कहीं मई पे हूँ, यहाँ पे हूँ। मतलब अभी क्या हो रहा है, हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे दिन जो उसकी बढ़ रही है, मतलब अब क्या होगा, हमारे लेंथ जो है, डे की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी और बड़े दिन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि अभी सर्दी आ गई है और अब दिन क्या कर रहे हैं हमारे, बड़े हो रहे हैं। तो ये कब तक बड़े होंगे, जब जिस दिन हमारा डे लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है ना डे लेंथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस बोलते हैं। मोस्टली ये जून 20 से लेके 22, कोई फिक्स डेट नहीं है कि 20 जून को ही होगा, 20 से लेके 22 जून तक ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस बोलते हैं। क्लियर। तो ये कब होता है, जून में होता है। फिर हमें पता है फिर दिन क्या होंगे, तो मतलब समर सोलिस्टिस के टाइम पे क्या होगा, डे लेंथ जो होगी हमारी वो सबसे ज्यादा होगी, और नाइट लेंथ जो है, नाइट का जो टाइम है हमारा वो सबसे कम होता है पूरे साल में। सबसे कम, सबसे बड़ा दिन होता है वो जून 20 से लेके 22 को ही होगा, सबसे बड़ा दिन, उसी को बोलते हैं हम समर सोलिस्टिस। क्लियर। फिर हमारे दिन क्या होंगे, वापिस से कम होगा, जो डे की जो लेंथ है हमारी वो कम होगी, नाइट की जो टाइम लेंथ है हमारी वो बढ़ेगी, ठीक है। अब दिन का जो ड्यूरेशन है वो हमारा कम होते 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 फिर सितंबर में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हमारा ऑटम जो सीजन होता है, जिसको ऑटम के नाम से हम जानते हैं सितंबर के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा डे और जो नाइट है दोनों का जो ड्यूरेशन है वो हमारा ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब भी क्या होगा कि डे और नाइट जो है वो हमारी इक्वल, और साल में 2 बार होती है। एक तो ऑटम सीजन में होती है जिसको बोलते हैं हम ऑटम इक्विनॉक्स, एक हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वो होती है मार्च के महीने में। तो अब डे नाइट हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वो हमें ऑब्जर्व करने को मोस्टली मिलता है सितंबर 22 या 23 को हमें ये देखने को मिलता है, जब डे और नाइट जो है उन दोनों का ड्यूरेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। उसके बाद में फिर ये हमारी डिक्रीज यहाँ से होना स्टार्ट हुई थी और डिक्रीज होगी, हमारी डे लेंथ की बात कर रहे हैं हम डे लेंथ की बात करें, और डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, और होते होते दिसंबर में हमें पता है जब हमारा दिसंबर जब आता है तो सबसे छोटे दिन होते हैं दिसंबर के टाइम पे,
और दिसंबर के अंदर हमें देखने को मिलेगा विंटर सोलिस्टिस। क्या देखने को मिलेगा? विंटर सोलिस्टिस। तो विंटर सोलिस्टिस का मतलब क्या हो गया? जब हमारी डे लेंथ जो है वो सबसे कम होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। फिर हमारी डे लेंथ क्या होगी? यहां से हमारी डे लेंथ क्या होगी? फिर से हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। दिसंबर 21-22 से, दिसंबर 21-22 से फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और होते होते जब मार्च आएगा, 20-21 तारीख होगी 2021 को, हमारे मार्च के अंदर फिर से इक्वल हो जाएंगे हमारे डे और नाइट जो है उनका ड्यूरेशन, उसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। क्लियर? तो ये जो है फिनोमिना, वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए। तो जैसे क्वेश्चन आया कि समर सोलिस्टिक कब होता है? साउथ हेमिस्फीयर में पूछा। ठीक है, अगर नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में समर मतलब गर्मियों की बात होगी। हमारे गर्मियां कब आती है? हमारी गर्मी आती है जून जुलाई में, तो कब होगा? जून में होगा। विंटर सोलिस्टिक कब होगा? विंटर सोलिस्टिस होगा हमारा जब हमारी सर्दियां होती है। सर्दियां कब होती है? हमें पता है कि दिसंबर के टाइम पे होती है मोस्टली। तो दिसंबर में होता है हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, दिसंबर में होता है हमारा विंटर सोलिस्टिस। और समर में होता है हमारे सबसे बड़े दिन होते हैं, तब सबसे बड़े दिन कब होते हैं? जून में। तो जून 22 लेके 22 तक होता है हमारा समर सोलिस्टिस। और जब दिन और रात बराबर होते हैं, सब दो टाइम पे होता है। एक तो ऑटम सीजन में, तो उसके लिए बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, जो हमें सितंबर 20 से 23 के तक देखने को मिलता है। दूसरा हमें दिन और रात बराबर होते हैं कब? मार्च के अंदर 20 से 21 तक, जिसको हम वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो हम साउथ हेमिस्फीयर में है ना, दूसरे हेमिस्फीयर में एकदम हमारा उल्टा चलता है। बिल्कुल इसको अपोजिट कर दो। विंटर वाले को क्या कर दो? हमारा विंटर वाले को कर देंगे हम समर वाला, समर को कर देंगे विंटर वाला, और ऑटम को कर देंगे हम हमारा वर्नल वाला। और वर्नल इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से डेट इंटरचेंज हो जाएगी, या टर्म, या तो इनको टर्मिनोलॉजी को जो है इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। मतलब समर सोलिस्टिस कब होगा वहां पे? वहां पे समर सोलिस्टिस होगा बेटा जब हमारे विंटर होता है। तो हमारे विंटर कब होता है? हमारे विंटर होता है दिसंबर 21 से 22। तो उनको दिसंबर 21 से 22 उनके क्या होगा? उनके होगा समर सोलिस्टिस। जब हमारे विंटर सोलिस्टिस होता है, कब होता है हमारे? दिसंबर 21 से 20, तब होगा उनके समर। और जब हमारे समर होता है तो उनको उनके जून में होगा विंटर सोलिस्टिस। जब हमारे ऑटम इक्विनॉक्स होता है तो उनके होगा यहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स, हम बोल सकते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर के लिए बात कर रहे हैं। जब हमारे क्या होगा यहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स होगा, तब उनके होगा ऑटम इक्विनॉक्स। तो ये आप जरूर याद रखना। ये नॉर्थ के लिए मैंने बताया था, और साउथ के लिए बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। विंटर वाला समर में, समर वाला विंटर में, वर्नल वाला जो है हमारा ऑटम में, ऑटम वाला जो है वर्नल में। आप नाम चेंज कर दो और डेट वो की वो रहेगी। तो अब क्वेश्चन की तरफ वापस से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन बोल रहा है कि द डेट ऑफ द समर, देखो समर का पूछा है, तो हम अगर यहाँ पे समर और साउथ दोनों का पूछ लिया, अगर ये नॉर्थ की बात करता, अगर ये किसकी बात करता, हमारे नॉर्दर्न अगर हेमिस्फीयर की बात करता, तो समर का नाम आते ही मैं तुरंत सोचता कि समर सोलिस्टिस, मतलब समर के अंदर तो दिन बड़े होते हैं हमारे। मतलब ये बात कर रहा है कब की? जून की बात कर रहा है, तो समर सोलिस्टिस तो जून में देखने को मिलता है। तो मैं तुरंत जून को टिक कर देता, मतलब ये ऑप्शन जो है ये मेरा करेक्ट होता। बट वो बात कर रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, मतलब इसका उल्टा। मतलब तो इसका मतलब विंटर सोलिस्टिस की बात करेंगे तो वो कब होती है? वो दिसंबर में। तो उनके लिए समर सोलिस्टिस जो है वो दिसंबर में होती है। तो दिसंबर 21 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग गलत करोगे इसको। अगर फिर भी गलत करोगे तो वैसा फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो जैसे दिलीप सर बोल रहे थे ना, फिर तो जैसे भगवान ही मालिक होता है उनका, तो आपका भी फिर भगवान ही मालिक है, इतना बताने के बाद में भी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके डायरेक्ट प्लांट फिजियोलॉजी से। देखो ये पूछ रहा है यहाँ पे रिस्क सेंटर इज, बस इतना ही लिखा है रिस्क सेंटर। रिस्क सेंटर लिख दिया, और इज मतलब क्या है? कोर कॉम्प्लेक्स 1 से इसका संबंध है, साइटोक्रोम B6 से है, D1 प्रोटीन से या D2 प्रोटीन से। देखो रिस्क सेंटर क्या होता है समझते हैं। ये एक हम बोल सकते हैं कि ये एक आयरन सल्फर, ये एक आयरन सल्फर से बना हुआ एक क्लस्टर है, हम एक गुच्छा बोल सकते हैं, जो कि एक प्रोटीन का ही पार्ट है। कौन सी प्रोटीन का पार्ट है? जो प्रोटीन साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये साइटोक्रोम B6 जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये करता क्या है? ये इसका रोल है वो फोटोसिंथेसिस में। साइटोक्रोम B6 का रोल किस में? फोटोसिंथेसिस में है। क्या रोल है इसका फोटोसिंथेसिस में? देखो अभी मैंने बात की थी ना, जो जो हमारी लाइट रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है?
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और जो फोटो सिस्टम सेकंड है, दोनों को बीच में जो लिंक करवाने का काम है ना, दोनों को जोड़ने का काम, वो कौन करता है? हमारा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स करता है। और उसी के अंदर क्या आता है हमारा, उसी का पार्ट है कि हमारा ये रिस्क सेंटर जिसको हम बोलते हैं, रिस्क सेंटर हम जिसको बोलते हैं, जो कि आयरन सल्फर का, जो आयरन सल्फर के क्लस्टर का बना हुआ है। ओके। और इसका जो मेन काम है साइटोक्रोम B6 का, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट को और सेकंड को कनेक्ट करने का काम है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में ये मदद करता है। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तभी हमारे एटीपी का सिंथेसिस होगा, और जब एटीपी का सिंथेसिस होगा तभी जाके क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट आपके वीड मैनेजमेंट से। क्वेश्चन क्या है? वीड सीड डिस्पर्जल, मतलब वीड सीड डिस्पर्जल बाय आंट्स इज नाउन एज। भैया ये वीड सीड डिस्पर्जल होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वीड जितना तेज फैलता है ना, क्योंकि वीड क्या है, एक नेगेटिव चीज है, किसके लिए? हमारे लिए, हमारी क्रॉप के लिए। तो नेगेटिव चीज जितनी तेज फैलती है ना, उतनी पॉजिटिव नहीं फैलती है। हमारी क्रॉप के जो सीड होते हैं ना, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उड़ते हुए कहीं पे जाके और अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले, पर वीड के अंदर है, क्योंकि नेगेटिव चीज में एनर्जी होती है। नेगेटिव आदमी में वो एनर्जी होती है, जो नेगेटिव पर्सन होता है वो हमेशा गंदगी फैला देगा कहीं ना कहीं जाकर, और वही काम कौन करते हैं? हमारे वीड करते हैं। तो उनमें डिस्पर्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्या है, एक मैकेनिज्म है, उसी को हम वीड सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। होता क्या है, एक तो इतने छोटे होते हैं इसके सीड, इतने लाइट होते हैं, इतने लाइट मतलब पॉइंट, मतलब 0.01 ग्राम, 0.001 ग्राम, वेट ही नहीं है, वेट ही नेग्लिजिबल, मतलब हमारे, हम उसको वेट करना ही मुश्किल, मतलब इतना कम वेट होता है। अब इतना कम वेट होगा, उसके साथ साथ उन्होंने क्या कर लेते हैं बेटे, ये अलग अलग स्पेशल मैकेनिज्म कर लेते हैं, मतलब अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। किसी ने अपने बाहर बाल लगा लिए, अब बाल लगा लिए, किसी ने जो है अपना जो सीड है उसके बाहर पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर बना ली। मतलब पैरासूट, हम इंसान तो बाद में पैरासूट में बैठे थे, वीड सीड पहले से ही पैरासूट में बैठ रहा है। ठीक है, पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर बना ली। पेपस जिसको हम बोलते हैं, कोमोज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डिसेमिनेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं आराम से, थोड़ी सी हवा क्या चली, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ये काम करते हैं ये, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है। ये क्या, हुक लगा लेते हैं अपने बाहर, जैसे कांटा, आप जानते हो ना, कभी कभी आप कहीं से जा रहे हो, अगर ट्रेकिंग वगैरह कर रहे हो या कहीं पे भी, एक जो खेतों में रहते हैं वो तो जानते हैं यार, मतलब कहीं पे भी आप बाहर जाते हो, अगर मतलब जहाँ पे वीड वगैरह उनके बीच से अगर आप निकल गए, आप देखते होंगे आपके पेंट वगैरह के जो है वो लग जाते हैं हमारे हुक से, जो वीड होते हैं ना, वीड के सीडी होते हैं, वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। तो वो भी क्या, एक डिस्पर्सल की मैकेनिज्म है। आप कहाँ पे गए थे, कहीं और दूसरे खेत में गए थे, पड़ोसी के खेत में, और अपने खेत में लेके आ गए, आपको पता ही नहीं लगा कब आपके जूते के लगे, कब आपके पेंट के वो लगे। हमारी जो लाइव स्टॉक है, रेंचिंग करते हैं, जो हम जो जो चराते हैं, मतलब जो भेड़ बकरियों को, वो क्या करते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में वो मूवमेंट करते हैं। तो जब मूवमेंट करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो वीड सीड डिस्पर्जल कर रहे हैं, वो अपने साथ साथ क्या लेके जा रहे हैं, वीड के सीड्स को भी लेके जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं वीड सीड डिस्पर्जल। तो इनके लिए क्या अलग अलग नाम दे दिया गया। तो आंट के द्वारा जो होता है हमारा, जब चींटियां जो होती है ना, तो जब ट्रांसफर करती है हमारे वीड्स को, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको नाम से जाना जाता है मीर मेको कोरी। उसको अलग अलग नाम दिया गया, मीर मेको कोरी। अब समझते हैं, ऑटोकोरी को भी समझेंगे, ब्लास्टोकोरी और हर्पोइस्कोरी। ये टर्म जो है वो ऐसे ही दे दिए हमारे, मतलब मोस्टली ये टर्म ही नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी बना दिया, कुछ भी बना सकता है ना एग्जामिनर, अगर हम बात करें तो। ओके। अब हम बात करेंगे कि डिस्पर्जल होता कैसे है। दो मैकेनिज्म है, ऑटोकोरी या फिर एलोकोरी। ऑटो मतलब खुद से, अगर हमारे वीड्स के अंदर क्या है, खुद की कैपेबिलिटी है कि मैं खुद जा सकता हूं, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं खुद के अंदर मॉडिफिकेशन करके और फिर एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोकोरी बोलते हैं। डिस्पर्जिंग इट्स सीड्स ऑफन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था ना, कि पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर ली, लीप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। एलोकोरी का मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एजेंट जब एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं एलोकोरी, बोलते हैं एलोकोरी। ठीक है। एजेंट क्या हो सकते हैं, कोई भी एजेंट हो सकता है। अगर मेमल्स अगर एजेंट है, ठीक है, अगर वहां पे मेमल्स अगर एजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मेमेलियोकोरी। अगर बर्ड्स, अगर हमारे जैसे पक्षी भी क्या करते हैं, सीड के जो होते हैं ना, जो
कोई भी हमारे वीट की सीड, उनको एक जगह से उठा लेते हैं, दूसरे खेत में ले जाके डाल देते हैं, तो वो क्या हो गया, ओर्निथोकोरी बोलेंगे उसको, ओर्निथोकोरी बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जाम्पल है, जो हमारी इंडियन मैना और जो चाइनीज टटलोव, एक जो दो बर्ड है, देखो ध्यान देना, इंडियन मैना और चाइनीज टटलोव, ये दो हमारे बर्ड है जिन्होंने लेंटाना कैमेरा को सबसे ज्यादा स्प्रेड किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट हो गया, अगर हमारा आंट्स अगर करती है तो उसको मीन मेकोकोरी बोलते हैं, और अगर हमारे एनिमल्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोजूकोरी। क्या बोलते हैं, एंडोजूकोरी बोलते हैं। क्योंकि एनिमल्स भी कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हमने कुछ हम कुछ फोल्डर जो है वो हमारी जो भी गाय भैंस होती है उनको डालते हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, हमारे वीड आ ही जाते हैं ना कभी कभी, वहां पे जब हमने हार्वेस्ट किया तो ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या है, उसको कंज्यूम कर लेती है, उसके बाद में वो एफआईएम में आता है, और एफआईएम से फिर खेत में जाता है। एफआईएम अगर पड़ोसी ले गया तो वो पड़ोसी के खेत में चला जाएगा, तो इस प्रकार से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, अमोंग द फॉलोइंग विच थर्मोमीटर इज नॉट इंस्टॉल्ड इन एग्रोमेट्रियोलॉजिकल लेबोरेटरी। एग्रोमेट्रियोलॉजिकल लेबोरेटरी में जो है हमारा कौन सा जो है थर्मोमीटर जो है इंस्टॉल नहीं करते हैं, एग्रोमेट्रियोलॉजी, वो ऑब्जर्वेटरी, नॉट लेबोरेटरी, इट्स ऑब्जर्वेटरी, वो ऑब्जर्वेटरी जहाँ पे हमारे बहुत सारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि मेजर करते हैं कुछ ना कुछ डे टू डे एक्टिविटी, जो कि हमें एस्टिमेट करने में मदद करते हैं कि कैसा जो है क्लाइमेट है, अभी क्या होने वाला है वेदर के अंदर। अगर हम बात करें, क्लाइमेट जो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है, वेदर एक शॉर्ट टर्म हमारा फिनोमेना है, तो शॉर्ट टर्म फिनोमेना को प्रेडिक्ट करने के लिए, जिसको हम वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं, उसके लिए यूजफुल है कि हमें पता रहे। जो हम फोन में देखते हैं ना कि आज यार मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री रहा, तो वो 48 कौन बताता है, वो बताता है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर है, वो बताता है कहाँ पे लगा होता है, ऑब्जर्वेटरी में लगा होता है। जो मिनिमम टेम्परेचर हमारा थर्मोमीटर है, वो ये मापता है कि आज का दिन का सबसे कम तापमान कब रहा और कितना रहा, वो मिनिमम थर्मोमीटर हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर। वेट बल्ब जो थर्मोमीटर है वो मोस्टली जो है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। साइक्रोमीटर, आइग्रोमीटर भी कई बार बोल देते हैं, मतलब ये दो, मतलब जो हमारे ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है, एक वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है, दो होते हैं, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और वेट बल्ब थर्मोमीटर। इन दोनों की जो है कैलकुलेशन से जो है हम पता लगाते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है वहां पे। नेक्स्ट आ गया हमारा इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ये आपने देखा होगा इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जब कोरोना पीरियड आया था, तो वो जो कहीं पे भी एयरपोर्ट पे या कुछ भी वो डेली, मतलब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आप मोमेंट किया होगा आपने, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपके वो लगाया होगा, एक जो लगाते थे, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेक करते थे, मतलब वही मशीनें की मैं बात कर रहा हूँ जो चलती भी नहीं थी, वही उन्हीं मशीनों की मैं बात कर रहा हूँ जो केवल दिखाने के लिए लगाते थे। वो एक्चुअली में इंफ्रारेड थर्मोमीटर होती थी हमारी। कौन सी होती है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर ये होता है अपना। और जैसे ये लगाते हैं, एक्चुअली ये एक रेडिएशन होती है, उस प्रकार से वो डिटेक्ट कर लेती है, ये एक एडवांस लेवल का हम बोल सकते हैं हमारा इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि टेम्परेचर को लॉन्ग, मतलब डिस्टेंस से मेजर करने में मदद करता है। ये कई बार आता भी है, ये मोस्टली तो हम यूज में लेते हैं अगर एग्रीकल्चर की बात करें, कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करने में, या प्लांट स्ट्रेस में तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत दूर से हमारी जो लीफ होती है जैसे कुछ भी प्लांट का ऊपर, तो इसको ऐसे लगाते हैं तो वो टेम्परेचर वहां का बता देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर लेते हैं। तो मेनली प्लांट कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर को यूज में लिया जाता है, कैनोपी टेम्परेचर। ओके, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये नोट डाउन कर लेना। अब हम कुछ और हमारे जो हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैक्सिमम थर्मोमीटर से रिलेटेड है। देखो मैक्सिमम थर्मोमीटर जो है उसमें मरकरी प्रेजेंट होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर मरकरी होता है जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं। और जो मिनिमम जो हमारा थर्मोमीटर है उसके अंदर क्या होता है, मिनिमम थर्मोमीटर, टेम्परेचर थर्मोमीटर, इसके अंदर होता है हमारा एल्कोहल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मिनिमम मतलब एल्कोहल, मतलब एल्कोहल जो है मिनिमम उसको कम करो, मिनिमम कम करो, मतलब अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, करता है कोई भी आपके आसपास, तो उसको बोलो कि अल्कोहल को क्या करो, कम करो, मिनिमम करो, उसको उसको प्रमोट मत करो मैक्सिमम बढ़ाने के लिए डोज, उसको बोलो कि इस डोज को क्या करो भाई, मिनिमम करो। तो मिनिमम जो थर्मोमीटर है उसके अंदर अल्कोहल होता है हमारा, और जो हमारा मैक्सिमम जो थर्मोमीटर है उसमें होता है अपना बेटा मरकरी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं आएंगे जो और थे, कोई नहीं। अमोंग द फॉलोइंग विच थर्मोमीटर इज नॉट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन सिंप्लास्टिक लोडिंग द ट्रांसपोर्ट शुगर आर मेनली, वैसे तो ये शुगर इज मेनली आएगा, ट्रांसपोर्ट शुगर्स अगर हम बात करें तो कौन सी जो है शुगर जो होती है
वो हमारी जब एक जगह से दूसरी जगह सिम्प्लास्टिक लोडिंग होती है, होती क्या है ये सिम्प्लास्टिक लोडिंग? देखो बेटा, हमें पता है कि जो हम कंज्यूम करते हैं वो किसी दूसरी फॉर्म में होता है, वो बनता किसी और फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस हम सब लोग जानते हैं, लाइट एनर्जी को यूज में लेके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको और वाटर जो है हमारा, उसके फोटोलाइसिस से जो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन भी यही बोलते हैं। अब ग्लूकोज बन तो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वो ग्लूकोज बनने के बाद कहाँ जाएगा, बनेगा कहाँ पे, लीव्स में बनेगा। अब स्टोर क्या है हमारे पास, मान लो खाने के लिए एप्पल है, भाई एप्पल में भी तो स्टोर या तो कार्बोहाइड्रेट है, या उसके अंदर फाइबर है, या हम क्या बोल सकते हैं उसमें क्या स्टोर है, प्रोटीन है, या उसमें क्या स्टोर है, फेट है। वो बन किससे रहा है, ग्लूकोज से ही बनेंगे ये सब। जो हमारा प्राइमरी जो हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल है वो ग्लूकोज ही है सब कुछ बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ बन तो ग्लूकोज से रहा है। तो भैया कि वो तो लीफ तो दूर होती है और फल तो दूर लगते हैं, तो वहां तक कैसे पहुंचता है ग्लूकोज, बात ये है। उसी को हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिंग, सिम्प्लास्ट लोडिंग। दो तरीके से लोडिंग होती है, लोडिंग का मतलब माल को लोड करना, ट्रक में लोड नहीं करते क्या, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो लोड ही तो करते हैं, तो वही लोडिंग है यहाँ पे। और सिम्प्लास्ट क्या होता है, हमें पता है कि सिम्प्लास्ट एक पाथवे है जिसके थ्रू मोस्टली फूड का जो है हमारा, हम बोल सकते हैं कि मोस्टली फूड जो है उसके थ्रू जो है ट्रांसफर होता है। तो सिम्प्लास्टिक जो पाथवे होता है वो किसके थ्रू होता है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों, एपोप्लास्टिक पाथवे भी होता है जिसके थ्रू जो है जो हमारा फूड है वो कहाँ पे जाएगा, सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। सोर्स से कहाँ पे जाता है, सिंक की तरफ जाता है। सिंक किसको बोलते हैं, सिंक किसको बोलते हैं जहां स्टोर होता है, सोर्स उसको बोलते हैं जहां पे वो बनता है। तो सोर्स क्या होती है हमारी, लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, लीव्स, लीव्स में बनता है वो। और सिंक मतलब स्टोर कहाँ होता है, या तो रूट में जाके स्टोर होगा, या हमारे फ्रूट में जाके स्टोर होगा, या हमारे स्टेम में जाके स्टोर होगा। ठीक है, यही तो है ना। बात कर रहा हूँ मैं बड़े बड़े पेड़ों की भी, क्योंकि जो हाइट में बहुत ज्यादा होते हैं, ट्री हो गए हमारे बहुत बड़े बड़े, तो उनमें उतनी ऊपर से नीचे तक कैसे आएगा, बात वो और किस पाथवे से आता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो दो सेल होते हैं हमारे, दो सेल, उसके बाहर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो है उसी दो सेल के बीच में जो है एक रास्ता होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इन सिंपल वर्ड्स इज ए कनेक्टिविटी बिटवीन टू सेल्स, मतलब दो सेल्स को जो जोड़ने का काम करता है वो है हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, यहाँ जो है ये जो हमें ब्लू लाइन से जो दिखाई दे रही है वो है हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे। और ये किसके थ्रू होता है, यहाँ से जो है हमारा कोई भी फूड आएगा, ग्लूकोज आएगा किस फॉर्म में, वो फॉर्म की तो बात हो रही है। तो जो वो फॉर्म होती है जिसमें ट्रांसफर होता है वो हमेशा सुक्रोज होती है बेटा। कौन सी फॉर्म होती है, सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं होती है, क्योंकि सुक्रोज जो है वो क्या है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है मतलब इतनी आसानी से जो है ये रिएक्शन नहीं करती है, मतलब इतना किसी के साथ बाइंड अप नहीं करेगी, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए मोस्टली सुक्रोज की फॉर्म में ही जो है हमारी शुगर ट्रांसफर होती है। यहाँ से जो है इधर से ये जाएगी होती हुई, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा से होती हुई हमारे साइटोप्लाज्मा से होती हुई आगे जो है इसका मूवमेंट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम सिम्प्लास्टिक लोडिंग। एपोप्लास्टिक क्या है, एपोप्लास्टिक नाम आ गया मतलब एनर्जी लगेगी, यहाँ पैसा खर्च होगा, यहाँ एटीपी खर्च करना पड़ेगा। तो एपोप्लास्टिक जो हमारा पाथवे है वो हमें हम यहाँ से होता है, वो होता है थ्रू हमारा सेल वॉल। कहाँ से होगा, एपोप्लास्टिक होगा थ्रू सेल वॉल, ये देख सकते हैं हम, ये सेल वॉल के बीच से होगा, और इसके अंदर एनर्जी लगती है, इसमें हमें एटीपी खर्च करने होते हैं। तो किस फॉर्म में लोडिंग होती है, वो लोडिंग होती है हमारी सुक्रोज फॉर्म में, ना ग्लूकोज में होती है ना माल्टोज में होती है, विटामिन सी का तो सवाल ही नहीं है। ओके, तो सुक्रोज की फॉर्म में होती है, ध्यान रखना। ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है प्लांट के अंदर, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और स्टार्च की फॉर्म में फाइनली जाके स्टोर होता है। ठीक है, और हमारे एनिमल्स के अंदर जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है मोस्टली हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होता है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वापिस से हमारे वीड साइंस से, द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल रोबोटिक वीडिंग मशीन इज नाउन एज, भाई पहली जो कॉमर्शियली अवेलेबल हुई थी रोबोटिक वीडिंग मशीन उसको क्या बोलते हैं, नाम पूछा है, रोबोटिक वीडिंग मशीन समझो। रोबोटिक मतलब जो खुद से ऑपरेट करे, रोबोटिक मतलब जो खुद से ऑपरेट करे, वीडिंग मशीन मतलब कोई मशीन की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रोबोक्रोप। रोबोक्रोप उसको बोलते हैं। ये हमारी पहली मशीन थी जो कि
फर्स्ट रोबोटिक वीडिंग मशीन थी, मतलब जो कि रोबोट की तरह काम करती थी ऑटोमेटिकली। ये हमारी फील्ड के अंदर हमने इसको छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली वीड को आइडेंटिफाई करेगी, वीड को आइडेंटिफाई करेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, वहां से उखाड़ लेगी। उस किसका, कौन, ऐसा कौन करेगा, ऐसा करेगी हमारी रोबोटिक वीडिंग जो मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रोबोटिक वीडर हो गया हमारा, रोबो पावर वीडर, रोबो वीडर, ये ऐसे ही नाम दे दिए, ये सब क्या है, इनकरेक्ट है, ये कंफ्यूज करने के लिए भाई रोबोटिक नाम दे दिया, तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ठीक है, नाम याद रखो उसका, रोबो क्रॉप। एक बार आ गया क्वेश्चन, दोबारा आएगा नहीं, आए तो तुरंत रोबो क्रॉप को करेक्ट कर देना। बोले सर ये ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, बुक में मेंशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जामिनर के दिमाग से। अब कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहा है, कोई वीड पे काम कर रहा है, कहीं पे सुन लिया, ठीक है बना दिया, इच्छा थी, इस प्रकार से बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि सभी जो है आप पढ़ो उसी से पेपर आएगा। आप मान के चलो कि आप जितना पढ़ के जाओगे ना, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे 80, 80 से 100 की रेंज में। 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे देखोगे कि ये कहाँ से आ गए, पर वो देना भी जरूरी है, नहीं तो वो एनटीए, वो नीट वाली हालत हो जाएगी। आप भी पूरे 480 में से 480 लेके आओगे, तो वो फिर जूनियर बच्चों के लिए वो प्रेशर क्रिएट करेगी चीजें, तो मार्क्स ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो क्वेश्चन डालने होते हैं। अब देखो डेफिशिएंसी सिम्टम से ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा डायरेक्टली। तो डेफिशिएंसी सिम्टम की हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा ओल्डर लीव पे कहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं, हम सबकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तीन तीन तरीके से, तीन पोर्शन में मैं डिवाइड करता हूँ इसको। एक हो गया हमारा ओल्डर लीव्स, ये हो गई हमारी ओल्डर लीव्स, ये क्या हो गई, पुरानी पत्तियां हो गई हमारी, ओल्डर लीव्स हो गई। ठीक है भैया, ये हो गई हमारी मिडिल लीव्स, ये हो गई हमारी मिडिल लीव्स। ठीक है, ये बीच की लीव्स हो गई हमारी। नेक्स्ट ये हो गई हमारी यंगर लीव्स, नई पत्तियां, मतलब न्यू लीव्स, यंगर, या फिर बोल सकते हैं हम न्यू लीव्स, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको भी हम लोअर लीव्स भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, यंगर या फिर न्यू लीव्स, या ओल्डर या फिर लोअर लीव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा बड, बड बोल सकते हैं, कली बोल सकते हैं, या टॉप पोर्शन बोल सकते हैं, बड। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम डेफिशिएंसी सिम्टम डिवाइड करते हैं। अलग अलग पोर्शन पे जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती है। जो ओल्डर लीव्स है हमारी, वहां पे हमें डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलेगी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटासियम की, मैग्नीशियम की, मोलिब्डेनम की। और इसको याद कर सकते हैं एक मग की तरह, मग होता है ना, मग, मग, मग नहीं होता क्या जिसमें चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, कुछ भी पीते हो, तो ये याद रखो उसमें मग में, मग में, मग में क्या है, एनपीके, मग में एनपीके, मग में एनपीके, मतलब मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इनकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी ओल्डर लीव्स में। ठीक है, मिडिल लीव्स, मिडिल लीव्स में हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिंक की डेफिशिएंसी कहां पे हमें देखने को मिलेगी, मिडिल लीव्स पे देखने को मिलेगी, ओनली जिंक की देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, इनकी डेफिशिएंसी कहां देखने को मिलेगी, यंगर लीव्स या न्यू लीव्स पे हमें देखने को मिलती है। और जो बोरोन और कैल्शियम होता है, उनकी हमें जो बड होता है हमारा टॉप मोस्ट, जो हमारी न्यू एकदम लेटेस्ट जहां से लीव्स बनती है, वहां पे हमें देखने को मिलती है बोरोन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, अब सिम्टम की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन से तो मतलब आसान कुछ है नहीं, कुछ नहीं होता भाई, पत्तियां जो है हमारी लीव्स जो है वो येलो हो जाती है, क्लियर। इंटरवे जो वी शेप में, वो भी कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, वी शेप में येलोइंग हमें देखने को मिलती है, बट कंप्लीट कलोरोसिस जो है वो ओल्डर लीव्स में अगर देखने को मिल रही है तो वो नाइट्रोजन की वजह से होगी। पोटासियम में क्या होता है, जो हमारी लीफ है, पोटासियम में क्या होगा, जो हमारी लीफ है, ये अगर हमारी लीफ है, ठीक है, तो इसकी जो मार्जिन है हमारी, जो मार्जिन है ना, ये वाली मार्जिन, अगर यहाँ पे जो है ऐसे मतलब जल जाएगा, धीरे धीरे स्पॉट हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर मार्जिन पे अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो मार्जिन पे अगर हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, मार्जिन पे अगर नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब बिल्कुल जो है वो किल होने के बाद में बिल्कुल जैसे ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो सिम्टम होते हैं हमारे किसके, पोटासियम के। अब इसके अंदर फोस्फोरस में क्या होता है, फोस्फोरस में हमें देखने को मिलता है थोड़ा पर्पलिश कलर का या बैंगनी कलर का, हम बोल सकते हैं हमारी पत्तियां कैसी हो जाएगी, पर्पलिश कलर की या बैंगनी कलर की अगर हमारी लीव्स हो रही है, पर्पलिश कलर की अगर हमारी लीव्स हो रही है, पी फॉर पर्पलिश और पी फॉर फोस्फोरस, तो वो क्या होगा, हमारा फोस्फोरस का सिम्टम है। मैग्नीशियम का सब जानते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी। इंटरवेनल क्लोरोसिस मतलब
ये जो है मेरी वेन्स जो है, वेन्स रिमेन ग्रीन, और ये जो है इसके अंदर जो है कंप्लीट जो है हमारी येलोविंग हो जाएगी, इसमें कंप्लीट येलोविंग हो जाएगी। उसको बोलते हैं हमारी इंटरवेनल क्लोरोसिस। वो हमें, पर इंटरवेनल क्लोरोसिस एट लोअर लीव्स, अपर और भी जो है हमारे सिम्टम होंगे जिनमें इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। जो हमारा मैग्नीशियम के बाद में मोलिब्डेनम की बात करते हैं तो इसमें भी थोड़े बहुत स्पॉट दिखाई देते हैं। और देखो इसका मोलिब्डेनम के जो है ना इतने मतलब वो फेमस भी नहीं है इसका कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंतर समझते हैं। मेन जो चीज है ना वो आयरन और इसमें समझना, देखो आयरन और मैग्नीज में इंपॉर्टेंट है। ये मेरी लीफ है, दो लीफ है। एक में मैं बताऊंगा आपको मैग्नीज में कैसे सिम्टम आते हैं, और एक में हम बात करेंगे किसके अंदर कि जो आयरन है उसमें। जो हमारा आयरन है उसके अंदर तो क्या होता है, प्रिंसिपल वेन रिमेन ग्रीन। जो हमारी इंटरवेनल क्रोसिस होती है, जो प्रिंसिपल वेन है वो तो ग्रीन होगी, और जितना भी है कंप्लीट जो यहाँ पे ये साइड में भी हमारी और भी इनमें वेन्स होती है ना लीफ के अंदर, ये सब भी क्या हो जाएगी, इसमें भी येलोविंग हो जाएगी। इसमें भी क्या हो जाएगी, येलोविंग हो जाएगी हमारी। ये तो है आयरन। अगर हम आयरन की बात करें, ये आयरन का डेफिशिएंसी सिम्टम है, क्लियर। ये कंप्लीट इसमें जो है हमारी येलोविंग हो जाएगी। बस ये प्रिंसिपल जो बीच में वेन हमें दिखाई दे रही है वो हमारी ग्रीन रहेगी। बट वहीं पे जब हम बात करते हैं मैग्नीज की, जब मैग्नीज की हम बात करेंगे ना, तो प्रिंसिपल वेन के साथ साथ ये वाली जो हमारी वेन्स है वो भी क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। ये भी ग्रीन रहेगी, और बीच बीच में जो है, बीच बीच में जो है हमारी क्या है, यहाँ पे जो है हमारी येलोविंग होगी। तो ये सिम्टम किसका है, ये सिम्टम है हमारे, ये येलोविंग हो गई, ये यहाँ पे इसमें येलोविंग हो गई। तो ये किसका सिम्टम है, ये मैग्नीज का है। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रिंसिपल वेन रिमेन ग्रीन। अगर प्रिंसिपल वेन जो हमारी है वो केवल अगर ग्रीन रहती है तो वो किसका सिम्टम है, यंगर लीव्स में, वो सिम्टम है हमारे किसका, आयरन का, आयरन के अंदर। जबकि मैग्नीज जो है, मैग्नीज के अंदर कंप्लीट जो वेन है वो हमारी ग्रीन रहेगी, ये सब ग्रीन रहेगी, ठीक है। क्लियर, उम्मीद है आपको मतलब समझ आया होगा। सल्फर का जो सल्फर में भी येलोइंग हमें देखने को मिलती है, बट जो कॉपर की येलोइंग है और सल्फर की येलोइंग वो भी सेम होती है, लेकिन कॉपर जो है थोड़ा बाद में कैसा थोड़ा व्हाइटिश सा दिखाई देने लग जाता है, ऐसे थोड़ा मतलब सफेदी की तरफ जाता है धीरे धीरे। येलोइंग होके बाद में व्हाइटिश जो है उधर मूवमेंट होता है इसका। और बोरोन और कैल्शियम जो है उसके अंदर जो है ऊपर जो है हम बात करें अगर टॉप पोर्शन की, तो वहां पे उनके सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, वापस से मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन का क्या होगा, देखो हम एक एक सिम्टम की नहीं बात करेंगे, हम डेफिशिएंसी देख। नेक्रोसिस ऑन लीफ मार्जिन, अभी बात की ना मैंने कि लीफ मार्जिन पे नेक्रोसिस किसकी वजह से होगा, पोटाशियम, क्लियर। तो पोटाशियम हो गया अपना, फर्स्ट का हो गया अपना, सी का आ गया। सिम्टम अपियरिंग फर्स्ट ऑन ओल्डर, ओल्डर लीव्स की बात हो गई, ओल्डर लीव्स की बात हो रही है और क्लोरोसिस की, दोनों की बात हो रही है। तो हमें पता है कि ओल्डर लीव्स के अंदर क्लोरोसिस किसमें देखने को मिलती है, नाइट्रोजन के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ टिप, और लीफ टिप से स्टार्ट होती है। तो ये हो गया अपना ए का हो गया अपना सेकंड, ठीक है। सिम्टम्स अपियरिंग फर्स्ट ऑन यंगर लीव्स, पहले यंगर लीव पे हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। मोटल्ड येलो ग्रीन लीव्स विद येलोविश वेन्स, मतलब ये किसकी बात हो रही है, यंगर लीव्स की बात हो रही है, मतलब सल्फर की यहाँ पे बात होगी। तो ये सल्फर का जो है हमारा सिम्टम हो गया, क्लियर। जो ये सिम्टम होगा वो हमारे सल्फर का होगा। रेडिस कलर ऑन ग्रीन लीव्स और स्टेम, रेडिस कलर बोल दो या पर्पलिश कलर बोल दो, वो किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, ए में आएगा अपना दो, ए में दो, बी में चार, ए में दो, बी में चार, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में एक हो जाएगा हमारा, पोटाशियम का क्या होगा, नेक्रोसिस। और उसके बाद में डी में तीन हो जाएगा, डी मतलब सल्फर का हो जाएगा हमारा सिम्टम अपियर ऑन द यंगर लीव्स, क्लियर। ओके, तो ये हमारे सिम्टम्स से जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, मतलब एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारा इंटरनेशनल ईयर से। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वाज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पानी पीने लग गया था यार एक बार। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वाज सेलिब्रेटेड
ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो मिलेट्स है वो कौन से ईयर में सेलिब्रेट किया था, तो ये तो बहुत फेमस भी हुई थी, इसमें तो इंडिया ने ही रिकमेंड किया था, तो सब लोग जानते हैं आप। 2023 के अंदर जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आ सकता है। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने कब सेलिब्रेट किया था, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने कब सेलिब्रेट किया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब सेलिब्रेट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल सबको पता है, तो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने कब सेलिब्रेट किया था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अभी अगर 25 की बात करें तो अभी कौन सी इंटरनेशनल ईयर चल रही है, इस बार एक नहीं मल्टी इंटरनेशनल ईयर है। 25 जो है हमारा 2025 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी है कि हमें ग्लेशियर को भी बचाना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, पीस मतलब शांति और ट्रस्ट मतलब विश्वास, उसकी भी है भाई, विश्वास बनाए रखो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इंटरनेशनल ईयर, तो चारों याद रखना अगर एग्जाम में आ जाए कौन सा है तो ऑल ऑफ द ईयर आएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट भी है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रीवियस इंटरनेशनल ईयर्स की भी हम बात करेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है, आप लोग सब आपको याद भी होगी होप सो। अगर आपने जनरल एग्रीकल्चर अभी तक कवर नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए साथ में। इंटरनेशनल 2004 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कंसिडर किया गया था, और 2006 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन माना था। 2008 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो माना था। देखो ये जो भी मैंने मेंशन किया वो ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो याद कर लेना, एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। 2010 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी वाला पूछते रहते हैं, ये 2010 में आई थी बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट की बात करें 2011 में आई थी। सोइल की अगर बात करते हैं 2015 में आई थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल। हेल्दी सोइल फॉर हेल्दी प्लानेट, इसका क्या था थीम, हेल्दी सोइल फॉर हेल्दी प्लानेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ की अगर बात करें 2020 के अंदर। पल्सेज की बात करें इंटरनेशनल ईयर की वो 2016 में थी। अगर 2000 फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें वो 2021 में आई थी। 2022 जो थी वो हमारी एक्वा फिशरीज और एक्वाकल्चर की थी। 2023 मिलेट्स की थी, और 24 जो अभी गई थी ना वो केमेलाइट्स की थी। केमेलाइट्स मतलब जो हमारा ऊंट होता है ना केमल, उसकी थी। कब थी, 2024 में थी। क्लियर, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द वायबिलिटी ऑफ सीड। तो आप सब लोग जानते हैं कि सीड की जो वायबिलिटी है उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर टेट्राजोलियम के अंदर क्या यूज में लिया जाता है, टेट्राजोलियम में हम यूज में लेते हैं 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेट्राजोलियम क्लोराइड भी लेते हैं और टेट्राजोलियम ब्रोमाइड भी लेते हैं यूज में। क्या लेते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड इसका आंसर होगा। और इसको किसके लिए किया जाता है, सीड की वायबिलिटी के लिए किया जाता है। इससे हम चेक करते हैं कि जो हमारा सीड है क्या वो वाइबल है या नहीं, जिंदा है या नहीं, उससे जर्मिनेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी स्क्रीन पे, रेटिंग इन स्लो रनिंग वाटर इज बेटर देन स्टेगनेंट वाटर। मतलब कि जो रेटिंग है वो किस में करते हैं, फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए एक मेथड हम बोल सकते हैं, जिससे कि जो हमारा हमें पता है कि फाइबर जो है वो सेलुलोज की फॉर्म में होता है, और किस में होता है, दो प्रकार का फाइबर होता है, या तो हमें किससे मिलेगा, वो सीड से मिलेगा, सीड फाइबर होगा, या फिर होगा वो हमारे फ्लोएम से मिलता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर बोलते हैं, जिसको हम बास्ट फाइबर बोलते हैं। बास्ट फाइबर क्या होता है, जो हमें जो फ्लोएम से मिलता है, और फ्लोएम मतलब हमें स्टेम से वो मिलेगा, स्टेम से मिलेगा। तो स्टेम से थोड़ा निकालना आसान नहीं है, मतलब बहुत वो जो बाहर हमारा जो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज जो अदर जो फॉर्म में होती है उससे क्या है जकड़ा हुआ रहता है, अंदर रहता है, तो उसको निकालने के लिए पहले क्या है, बाहर जो भी हमारा जो स्टेम है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कमजोर बनाना पड़ेगा। उसको कमजोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रेटिंग इन स्लो रनिंग वाटर, तो क्या धीरे धीरे जो पानी चलेगा वो ज्यादा बेटर है, या फिर एक जगह पानी रुका हुआ है उसमें हम रेटिंग कर रहे हैं तो बेटर है। देखो बेटा, अगर पानी चलता रहेगा ना तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक जगह रुक जाएगा तो वहां पे माइक मतलब अच्छे से उतनी एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब जो रनिंग वाटर ना, धीरे धीरे अगर पानी चलता रहेगा, धीरे 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 धीरे, तो वो हमारा क्या है,
रेटिंग के लिए बेटर है। तो ये भाई स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो 100% करेक्ट है। क्लियर, ये तो 100% करेक्ट है। ठीक है भैया। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है हमारा द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फाइबर ऑफ सनहेम्प इज मोर डिफिकल्ट देन जूट। अब देखो बात ये कि जो सनहेम्प है उससे भी हमें फाइबर मिलता है, जूट से भी मिलता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि सनहेम्प से जो फाइबर निकालना होगा वो हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा किससे, जूट से। तो ये बात भी बिल्कुल 100% सही है। क्यों? क्योंकि जो सनहेम्प होता है हमारा, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो ज्यादा टाइटली बाइंड होता है, जो भी हमारा सेलुलोजिक जो भी और हमारे जो भी जो हमारे प्लांट के पार्ट होते हैं उससे जो बाउंड होता है वो ज्यादा टाइटली होता है। उसके फाइबर को निकालने में हमें ज्यादा जोर आएगा, मतलब ज्यादा हार्ड है सनहेम के फाइबर को निकालना, जबकि जूट के फाइबर को निकालना थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा। सो बोथ ए एंड बी आर राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट है। उसके अलावा एक और चीज आप याद रख लो इंपॉर्टेंट, रेटिंग के लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर पूछा जाता है। तो जो हमारा सन है वो जो जूट है उसके लिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है दैट इज द मोस्ट आइडियल टेम्परेचर फॉर रेटिंग, याद रख लेना। और सनहेम की अगर बात करें टेम्परेचर की तो वो होगा हमारा 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है दैट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर रेटिंग। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अगर हम मेट्रोलॉजी की बात करें तो इक्विपमेंट से है वहां पे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। देखो विंड वैन, विंड वैन नाम से ही पता चल रहा है, वैन मतलब ये किसको बताता है, विंड वैन बताता है हमारे विंड की डायरेक्शन को बताता है। विंड की डायरेक्शन कि विंड कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है उसको ये बताता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए का सेकंड हो जाएगा। सेकंड लाइन, क्वांटम जो सेंसर होता है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को मेजर करता है, मतलब बी में आएगा फर्स्ट, ए में आएगा हमारा सेकंड। तो ए में फर्स्ट गलत, गलत, ए में सेकंड वाला ये हो गया करेक्ट, बी में फर्स्ट आएगा। सी में इसके अकॉर्डिंग आएगा पायरेनोमीटर में क्या आएगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन को करता है बिल्कुल। हाइग्रोमीटर जिसको कि हम साइक्रोमीटर भी बोलते हैं, हाइग्रोमीटर को क्या बोलते हैं, साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर को क्या यूज में लिया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिनको हमें याद रखना जरूरी है, कुछ की हम बात करेंगे, कुछ आप और देख लेना। बेरोमीटर जो कि प्रेशर को मेजर करता है, उसी प्रकार से एनीमोमीटर जो है वो क्या करता है, विंड की स्पीड को इंक्रीज करता है। और हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि एक डेंसिटी, अगर हमें गैस है, जो भी हमारी गैस है, अगर उनकी डेंसिटी को मेजर करना है तो गैस की डेंसिटी के लिए हम क्या यूज में लेंगे, एरोमीटर हम यूज में लेंगे। अगर हमें ग्राउंड वाटर जो है उसके प्रेशर को मेजर करना है कि ग्राउंड वाटर में कितना प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को अगर मेजर करना है तो उसके लिए पीजोमीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कई बार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर सोइल की हमें डेंसिटी को मेजर करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं डेंसिटी, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करना है उसके लिए हम पिक्नोमीटर यूज में लेते हैं। लिक्विड की अगर डेंसिटी को मेजर करना है या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं लिक्विड की, उसके लिए हम हाइड्रोमीटर यूज में लेते हैं। प्लांट की ग्रोथ को मेजर करना है, कितनी प्लांट की ग्रोथ हो गई, उसके लिए हम क्रेस्कोग्राफ यूज में लेते हैं। ओके, जो किसने दिया था, किसने इन्वेंट किया था, जेसी बोस ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया था, सबसे पहले जेसी बोस ने बनाया था। प्लांट की ग्रोथ को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए ऑक्सीजनोमीटर हम यूज में लेते हैं। रूट के प्रेशर के लिए मैनोमीटर यूज में लेते हैं। ट्रांसपीरेशन और हमारा स्टोमेटल बिहेवियर दोनों को अगर मेजर करना है उसके लिए हम फोटोमीटर यूज में लेते हैं। और जो हमारा अगर हमें लीफ एरिया को मेजर करना है तो उसके लिए यूज में लेते हैं प्लेनीमीटर। और अगर इवापो ट्रांसपीरेशन दोनों को मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं लाइसीमीटर। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद कर लेना। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल से आ गया भाई। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल से देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। दो लिस्ट दे दिया हमें टारगेट वीड स्पीसीज कि कौन से वीड को किल करना है और कौन सा बायो एजेंट यूज में लिया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो नेचुरल हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी वो हमारा इंसेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी हमारी डिजीज के लिए, हम डिजीज कराने के लिए कोई भी हमारा वो पैथोजन हो सकता है, उसको यूज में लिया जाता है बायोलॉजिकली वीड को कंट्रोल करने के लिए, उसी को हम बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, कुछ इंसेक्ट के जो है साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। ये सब जो है हमारे इंसेक्ट है अलग अलग, कोई हमारा मोथ हो सकता है, कोई हमारा
जो दूसरा बीटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वहां पे कौन से वीड को कंट्रोल करना है, तो हम सब जानते हैं ये जो भी हमारे वीड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मोस्टली पार्थेनियम, ओपनसिया, लेंटाना, ये सब क्या है, एलियन वीड्स है। और बायोलॉजिकल जो वीड कंट्रोल है, मोस्टली जो इंट्रोड्यूस्ड जो हमारे वीड है ना, जो दूसरे देश से, दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में है, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है, जो बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, ठीक है। तो पार्थेनियम जो स्टोरोफोरस है, उसके लिए तो सब जानते हैं, बहुत फेमस है, पता नहीं 10 से 15 बार तो जेआरएफ के एग्जाम में आ गया होगा, जेआरएफ एसआर में। उसका क्या होगा आंसर, जाइगोग्रामा बाइकलराटा, जो हमारी मैक्सिकन जो बीटल होती है, जाइगोग्रामा बाइकलराटा, वो यूज में ली जाती है। तो ए में क्या होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन आएगा। तो ए में थर्ड आएगा, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन तो पहले कट कर दिया हमने इसको। ओपनसिया जो हमारी स्पेसीज है, वो क्या हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो ओपनसिया के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस यूज में लेते हैं, क्लियर। तो बी में आएगा फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट आएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी ये भी कट हो गया, बी में फर्स्ट। सी में या तो फोर्थ आएगा या सेकंड, तो सी क्या है, लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा के लिए हम यूज में लेते हैं क्या, ओक्टोटोमा, ओक्टोटोमा स्कार्बीपेनिस यूज में लिया जाता है। क्या यूज में लिया जाता है, ओक्टोटोमा स्कार्बीपेनिस यूज में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है हमारा डी, साइप्रस रोटेंडस के लिए हम यूज में लेते हैं बेक्ट्रा वेरुटाना। बेक्ट्रा वेरुटाना हम यूज में किसके लिए लेते हैं, ये यूज में लेते हैं हम साइप्रस रोटेंडस के लिए। तो डी में आएगा हमारा सेकंड, तो इसका सेकंड जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो केवल 4 यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा, और यही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, इंपॉर्टेंट तो मतलब जो भी एग्जामिनर, देखो फिर से बहुत है, ऐसे तो याद करने को आप बहुत है, लेकिन जो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मेंशन थे, वही एग्जाम में आए हैं, देखो। तो आप केवल इंपॉर्टेंट जो है आप इनका तो जरूर याद रखो, हो सकता है एमसीक्यू टाइप में भी ये क्वेश्चन आ जाइए। अभी तो मैथ्स तो फॉलोइंग तो ज्यादा आसान हो गया, एमसीक्यू में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एमसीक्यू के लिए आप इनको जरूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंजर्वेशन टीलेज, किसको भाई फादर ऑफ कंजर्वेशन टीलेज बोला गया। उससे पहले हम जान लेते हैं फादर ऑफ टीलेज कौन है। जेथरो जो टूल है वो है हमारे फादर ऑफ टीलेज, जेथरो टूल। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। उसके लिए जो भी हमारे हॉर्स ड्रान कल्टीवेटर है, वो भी हमारे जेथरो टूल ने ही बताया था, ठीक है। और इसके अलावा जो वीड जो है, वीड जो टर्म है ना हमारा, वीड, वो भी किसने दिया था, वीड शब्द, वो भी हमारे जेथरो टूल ने ही दिया था। तो फादर ऑफ टिलेज कौन है, जेथरो टूल। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, हम बोल सकते हैं, या फिर जो जीरो टिलेज जो टर्म है वो किसने दिया था, जीरो टिलेज जो है उसके फादर बोल सकते हैं हम जीबी ट्रिपलेट। जीबी ट्रिपलेट जो है वो फादर ऑफ जीरो टिलेज, या जो टर्म जीरो टिलेज है वो जीबी ट्रिपलेट ने दिया था। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन टिलेज का फादर किसको बोला गया, और उन्होंने कौन सी बुक जो लिखी थी, और क्या उनका कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ कंजर्वेशन टिलेज बोला गया। तो इसका आंसर जेथरो टूल तो नहीं होगा, क्योंकि जेथरो टूल तो फादर ऑफ टिलेज है, फादर ऑफ टिलेज है, और उन्होंने बुक भी हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री लिखी थी, ये बात तो सही है। लेकिन अगर यहाँ पे कंजर्वेशन की जगह ओनली टिलेज होता, ओनली टिलेज अगर मेंशन होता, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट था। एडवर्ड एच फोकनर, दिस इज द राइट आंसर। एडवर्ड जो फोकनर है, उन्हीं को फादर ऑफ कंजर्वेशन टिलेज बोलते हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, प्लाउमैन्स फॉली ए सेकंड लुक, ये बुक जो है उन्होंने लिखी थी। ये भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि प्लाउमैन्स फॉली ए सेकंड लुक जो बुक है वो किसने पब्लिश की थी, तो वो पब्लिश की थी हमारे फोकनर भाई साहब ने, ठीक है। पीटर डिक्रिसन जी को तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी नाम से हम जानते हैं। उन्होंने बुक लिखी थी बुक ऑफ रूरल बेनिफिट्स, कौन सी बुक लिखी थी, बुक ऑफ रूरल बेनिफिट्स, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे भी जो है जीबी ट्रिपलेट नाम दिया है, लेकिन ये फादर ऑफ क्या होते हैं, जीरो टिलेज होते हैं। और ये बुक इन्होंने नहीं लिखी, ये बुक पब्लिश की थी हमारे जो एडवर्ड फोकनर थे, उन्होंने पब्लिश की थी, क्लियर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे वेराइटी से, फिर से मतलब 2024 के पेपर में जो एग्जामिनर का पता नहीं मतलब कोई विवाद हो गया था या क्या हो गया था, मतलब जब भी वैरायटी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लगता है कि यार एग्जामिनर का क्या ही मोटो था, मतलब पेपर बनाने का, वैरायटी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। मतलब पर्सनली ये मैं फील करता हूँ कि ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। और अगर आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट वैरायटी से आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि जो फेमस वैरायटीज है, कोई नई वैरायटी आई है उसके बारे में आप पूछो ना, अगर पूछना है तो। आप कहीं से भी हम ऐसे तो वैरायटी कुछ भी लिख देंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो साइसर जो एरिटेनम है, मतलब चना हम जिसको बोलते हैं, उसकी कौन सी वैरायटी होगी। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा बहुत बस सेंस लगा लो। फिर अगर
नहीं आ रहा है ना आपको तो सेंस लगाओ। अब देखो मैं अगर होता एग्जाम में, अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता। मुझे पता है कि केजनस केजान जो है वो अरहर का नाम है, और यहाँ पे किसी वैरायटी में तो अरहर लिखा है, ये तो कन्फर्म अरहर की होगी, ये तो कन्फर्म ही होगी। ठीक है, तो मैं ऑप्शन ढूंढता कि सी में सेकंड वाला, तो सी में सेकंड वाला कौन सा है, पहला ऑप्शन मिल गया मेरे को। ठीक है, ये तो नहीं है, जिसमें सी में सेकंड नहीं है उसको तो मैं सबसे पहले कट करता। ठीक है भाई साहब, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिला ना कहीं आंसर निकालने का तरीका। फिर उसके बाद विग्ना साइनेंसिस, मुझे पता है कि किसका नाम होता है, काउपी का होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जी स्टैंड्स फॉर, हम ऐसे बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं जी स्टैंड्स फॉर हियर ग्राम, ग्राम मतलब जो चना होता है उसके लिए। और आइडिया लगा सकते हैं कि साइनेंसिस मतलब काउपी, काउपी हो गया तो डी का हो गया हमारा फर्स्ट, तो डी में हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सी 158 क्या हो गई हमारी, किसकी वेराइटी हो गई, किसकी वेराइटी होगी हमारी, ये होगी सी में सेकंड, डी फर्स्ट, और तो ये सी 158 हमारी विग्ना साइनेंसिस काउपी की वैरायटी हो जाएगी। ए में 4 आएगा, फिर सी साइसर एरिटेनम की वैरायटी होगी पंथ G114, लेंस एस्कुलेंटस जो हमारी जो होती है लेंटिल, उसकी वैरायटी हो जाएगी DPL 115, DPL 15। ओके, तो इतना लोड नहीं लेना, जो वैरायटीज आपने याद कर रखी है उसी तक आप रुके रहो, क्योंकि इसमें आप जितना एनर्जी लगाओगे ना, होना होगा तो हो जाएगा ठीक, नहीं होना होगा ना वो करेक्ट तो नहीं होगा फिर वो वैरायटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो आप याद करके रखो, उसके अलावा ज्यादा याद नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी फिर वैरायटी का क्वेश्चन आ गया। VL149 एंड गोथमी जो है वो किसकी किसकी वैरायटी है, VL149 और गोथमी। अब ये जो दोनों वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है, हमारे फिंगर मिलेट की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, फिंगर मिलेट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, किसके अंदर कंसिडर करते हैं, मेजर मिलेट में हम इसको कंसिडर करते हैं। मिलेट की अगर बात करते हैं तो उसमें मेजर मिलेट में 3 मिलेट आते हैं हमारे पास। कौन सा आता है, एक तो पल मिलेट हो गया, एक सोरगम, और एक हो गया फिंगर मिलेट। देखो बहुत से स्टूडेंट ये मानते हैं कि सोरगम मिलेट नहीं होता है, सोरगम मिलेट में ही आता है। पल मिलेट, सोरगम और फिंगर मिलेट ये तीनों मेजर मिलेट में ही आते हैं। किसमें आते हैं, सोरगम, पल मिलेट और जो हमारा फिंगर मिलेट है, तीनों को हम मेजर मिलेट में ही कंसिडर करते हैं। माइनर मिलेट में हमारे फिर दूसरों जो प्रोसो मिलेट हो गए हमारे, फॉक्सटेल मिलेट हो गए हमारे, जो अदर मिलेट होते हैं ना, और उन मिलेट्स की मैं बात बता दूं, अगर आपने अभी तक उनका साइंटिफिक नेम नहीं याद किया ना तो याद कर लेना अभी सबसे पहले, क्योंकि साइंटिफिक नेम का वहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जो हमारे माइनर मिलेट्स है ना, प्रोसो मिलेट हो गया, और कौन कौन सा हो गया, फॉक्सटेल हो गया। ठीक है, तो जो भी और भी जितने भी मिलेट है, 3 4 5 मिलेट है जो भी, वो आप जरूर याद कर लेना, एग्जाम में वहां से उनके साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज के लास्ट क्वेश्चन की सेशन के, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है हमारा वीडियो भी। ओके, और नेक्स्ट में हम और बात करेंगे, हमारे साथ सुधीर सर भी होंगे, तो सोइल के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए भी नहीं इसके अंदर, और उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज एन एनुअल वीड। तो यहाँ पे अक्सर ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं कि जिसके अंदर कोई भी बहुत फेमस होता है तभी ये क्वेश्चन बना, और इनमें 2 स्पीसीज है इसलिए ये फेमस हुआ। मतलब साइप्रस रोटेंडस जो है ये तो हमारा पेरेनियल है, ये तो पता है हमारा, ये तो डायरेक्टली हम इसको तो कट कर दिया, ये तो पेरेनियल है भाई। ठीक है, पेनिकम जो है मैक्सिकम, हम इसको भी कट कर सकते हैं कि ये तो क्या होता है हमारा, पेरेनियल होता है। बात है इन 2 स्पीसीज की, सोंचस आर्वेंसिस और सोंचस ओलेरेसियस। ये जो है हमारा जो वीड है, इसको कुछ थस्टल इस नाम से भी जानते हैं, कुछ ऐसे कुछ जानते हैं, ये कुछ इसकी इमेज होती है। ये जो इसकी 2 स्पीसीज है, जो हमारी सोंचस आर्वेंसिस है, ये जो है ये इसकी जो पेरेनियल स्पीसीज होती है, और सोंचस ओलेरेसियस, ओलेरेसियस ये जो है एनिमल वीड स्पीसीज होती है। अब ऐसे क्वेश्चन में भी यही होता है कि जरूरी नहीं कि आपको वहां पे ये आ ही रहा हो, क्योंकि सभी क्वेश्चन नहीं आते, तो ये सब स्किप करने के क्वेश्चन होते हैं जो कई बार हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो भी बाकी हमारे क्वेश्चंस हैं, अभी तक तो ओनली हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लगभग हमारे जो अभी अभी तक तो भैया 80 क्वेश्चन और बचे हैं, तब जाके जो है 120 क्वेश्चन होंगे, टाइम तो लगेगा, कोई नहीं जल्दी जल्दी करवा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या है क्वेश्चन, Which one of the following is not a genus of Penicillium as per the classification of staff 1934। मतलब ज्यादा इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, बट कोई नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा
कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, और कंटिन्यू रखेंगे हम इस सीरीज को। और माफी चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा 1 से 2 दिन हम मतलब लेट हो गए। वीडियो डेली आना चाहिए था, मतलब रेगुलरली हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी इस सीरीज को जो है, जितने भी हमारे जेआरएफ के हैं, इवन उसके बाद में एसआरएफ के पेपर भी सोल्व करवाने हैं, तो उस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें, ताकि ये आपको रिवीजन करने में भी मदद करेगी, आपको ये भी एनालिसिस करने में मदद करेगी किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपको ये जो सीरीज है वो ओवरऑल, जैसे लास्ट में आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम सब कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते पीपीटीज के अंदर। हम आपको बता देंगे यार वो देख लेना, जैसे मैंने अभी बताया कि जो माइनर मिलेट्स है ना, उनका यार साइंटिफिक नेम अच्छे से देख लेना। उसके अलावा जो उनके फीचर होते हैं ना, जैसे कोई वाटर लॉग रेजिस्टेंट है, किसी को जो ना हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट वो अच्छा ग्रो कर पाता है, ठीक है, किसी में कैल्शियम ज्यादा है, सबसे ज्यादा कैल्शियम कौन से मिलेट में, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, एक एक प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है वहां से। तो किस प्रकार का कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हम बता सकते हैं। आप उसको अगर जाके नोट डाउन कर रहे हो, उसके बाद में आप देख रहे हो, तो फॉर श्योर आपको आपकी आने वाली जो एग्जाम है वो उसमें किसी ना किसी प्रकार से बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते रहिए आईआरआई वाला। अगर आप अभी तक नए हो, अगर अभी तक आपने आईआरआई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आईआरआई वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे डेली क्विज हो रहे हैं, हमारे आईआरआई वाला जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे डेली जो है एग्रोनॉमी के और सोयल साइंस के क्विज हो रहे हैं, वो आप दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी मदद करेंगे। उसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, अगर मॉक टेस्ट जो है जिसके अंदर हमारे 10 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस जो है 30 जो है आपको टॉपिक वाइज जो है वो मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, तो आपको अगर उसमें एनरोल करना है, आपको वो टेस्ट भी देने हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 99530737 पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे मॉक टेस्ट में एनरोल करना है। ठीक है, ओके, और अच्छे से तैयारी कीजिए लास्ट के टाइम पे, और कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट रखिए यार, सबसे मेन जो चीज है ना। अब वही जीतेगा जो कॉन्फिडेंस से जीत जाएगा। तैयारी तो सब कर रहे हैं, तैयारी तो हर आदमी करता है, बट फाइनली जो एग्जाम में परफॉर्मेंस निकालता है ना, दैट इज द टॉपर, वो है टॉपर। असली टॉपर वो नहीं है जो मेहनत कर रहा है, असली टॉपर वो नहीं है जो 10 बुक पढ़ रहा है। कोई मैटर नहीं करता आप 10 बुक पढ़ रहे हो, 15 बुक पढ़ रहे हो, आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ दी, आपने दुनिया भर के सोर्स से कुछ भी पढ़ लिया, कुछ मैटर नहीं करता। लास्ट में मैटर करता है कि उस दिन जब एग्जाम होगी ना, उस दिन कौन जो है सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, मैटर वो करता है। ही इज द लीडर, ही इज द टॉपर। ओके, तो सब चीजों को बैलेंस वे में रखो, अपने कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा हाई रखो, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करो, नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखो, और तैयारी करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आगे के और भी जो हमारे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।